माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को। और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अगर ललकार कर विधानसभा में ये कह रहा तो बात अलग है। मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में 3-3.5 हजार हाफ एनकाउंटर हुए हैं। हाफ एनकाउंटर इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी इन यूपी। उमेश पाल का मर्डर अतीक ने कराया साबरमती जेल से, और अतीक का मर्डर प्रयागराज में हुआ। ये पूरी 52 दिन की कहानी। प्रयाग है, अतीक है, 250 केसेस हैं, इतने लोगों को मारा, ऑनर किलिंग भी की, रेप भी है, तमाम सारी चीजें। बहुत छोटा सा सीन है अतीक का, डायरेक्ट बिल्कुल लाइन, मतलब हॉटलाइन है कि वहाँ आईएसआई चीफ और उसके, ये आपको लगता है ये पूरा झूठ है? ऐसा नहीं हुआ होगा? धूमनगंज थाने के सिपाही से लेके, इलाहाबाद की एलआईयू से लेके, रॉ से लेके और आईबी को कभी ये पता ही नहीं चला कि अतीक आईएसआई का एजेंट है। आईएसआई क्या है? कृपया आईएसआई से संपर्क साधने के लिए 9 दबाएं। राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर मारा अतीक एंड कंपनी ने, बट नो वन किल्ड राजू पाल। योगी आदित्यनाथ तो सीएम ही नहीं थे, मनोज सिन्हा सीएम हो गए। महंत है, योगी है, और जो रंग भाजपा का आएगा वो भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री है। और वो जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी जिद पे काम करता है। वो जिद चाहे किसी अतीक के खिलाफ हो, चाहे किसी सेंट्रल पार्टी के खिलाफ हो, बुलडोजर बाबा। देन लॉ एंड ऑर्डर, बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। बाबरी मस्जिद अब दोबारा इस देश में बनने नहीं देंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने अपना एक खुद का चेहरा खड़ा किया। उस माँ को स्वर्ग नहीं मिलता हिंदुस्तान की जो अपने बेटे को मारती नहीं है। माँ ने नहीं मारा। माँ ने नहीं मारा, किससे? पिताजी से पिटे। माँ ने तो मेरे हिस्से की मार खाई। मुझे लगता है मैं जिंदगी भर उस आदमी को दिखाता रहा कि देखो मैं कुछ बन गया। एक रात उठा, सब लोग सो रहे थे, दुपट्टा फेंका पंखे में और लगा कि आज खत्म कर लेते हैं सब। नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा में आज मैं इंटरव्यू नहीं करूंगी। हमारा भी भाई कभी मन करता है कि आज इंटरव्यू ना किया जाए, गप्पे मारी जाएं, तो आज मैं गप्पे मारूंगी। क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं उनको मैं 21 साल से जानती हूँ। पहले हमने साथ काम किया तो सिर्फ कॉलीग्स थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बातचीत भी शायद बहुत कम रहती थी। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कम होता है कि बहुत पक्के दोस्त बन पाएँ। लेकिन ये व्यक्ति पहले मेरे दोस्त बने और आज मैं इनको अपने बहुत पक्के दोस्तों की लिस्ट में रखती हूँ। लेकिन भाई ये पत्रकार भी हैं, ये लेखक भी हैं, इन्होंने फिल्म्स के डायलॉग भी लिखे हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। ये देखिए 3 किताबें जो मेरे हाथ में हैं, कोट काकोरी, कसारी मसारी और कसाईवाड़ा। ये इनकी बेस्ट सेलर्स ये किताबें लिखते हैं। और अभी जब से धुरंधर 2 आई है, ये अचानक बहुत सारे पॉडकास्टर्स की डिमांड में और ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि आजकल मिलियन व्यूज़ देने वाले गेस्ट बन गए हैं। धुरंधर 2 में अतीक अहमद का जो कैरेक्टर दिखाया गया है और इनकी जो किताब कसारी मसारी है वो अतीक अहमद पर ही इन्होंने लिखी है। तो इतने सारे पहलू हैं, लेकिन मैं कहूँगी जिस पहलू को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ वो ये कि ये मेरे दोस्त हैं। मनोज राजन त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनली जिंदगी विद ऋचा में। मुझे हमेशा लगता था कि बहुत जगह बैठा, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बट दोस्ती जिंदाबाद वाला अभी तो हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं था। तो मुझे भी शायद बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद सबसे ज्यादा खुशी आज इस बात की है कि हम 2 दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं। क्या बात है। आज हम गप्पे मारेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये अचानक क्या हुआ है कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स आजकल हर इंटरव्यूअर का इतना पसंदीदा गेस्ट बना हुआ है? मतलब आपका नाम सर्च करो तो ऊपर से नीचे पॉडकास्ट, और दूसरा ऐसा लगता है कि अब तो आप मतलब अतीक अहमद पर पीएचडी ना कर लें, रिसर्च का टॉपिक हो जाएगा अतीक अहमद। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एक किताब लिख रहा था कश्मीर पे। अच्छा। हाँ, इट वाज लव स्टोरी। उसको करते करते अचानक एक दिन एक एक्सप्रेस वे पे था, तो टोल पे गाड़ी रुकी हुई थी, तो एक ट्रक पर बम बम बोले भोले शंकर टाइप का गाना चल रहा था कुछ। तो मुझे याद आया कि मेरी एक स्टोरी भगवान शिव पे है, क्यों ना उसको पहले लिखा जाए। तो मैंने अपने पब्लिशर्स को फ़ोन किया
मतलब कोर्ट काकोरी तब तक आ चुकी थी? हाँ, कोर्ट का कोरी आ चुकी थी। अच्छा, हाँ। तो मैंने पब्लिशर को फ़ोन किया कि मैंने कहा, मैं भगवान शिव वाली किताब लिखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं ऑलरेडी साइन था पहले से। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कश्मीर रोक रहा हूँ, इसको लिखता हूँ। लव स्टोरी 100 पेज हो चुकी थी। तो मैं शिव को लिखने लगा और शिव को लिख ही रहा था, तब तक एक दिन अतीक का मर्डर हो गया। अतीक अहमद का मर्डर हो गया। भैया कैमरे के सामने लाइव लाइव मर्डर हुआ है। लाइव। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आरुषि के फादर थे, वो जब कोर्ट में गए थे तो उन पर हमला किया गया। जैसे अरविंद केजरीवाल रहे, वो जब किसी रैली में जा रहे थे तो किसी ने स्याही फेंक दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया। इस तरीके के हमने विजुअल देखे तो, लेकिन ये डेफर्ड थे। कैसेट आती थी या तो वो भी में इन होती थी। अतीक वाला मर्डर लाइव था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अतीक का मर्डर जिस तरीके से पत्रकारों के वेश में, नकली पत्रकारों ने किया, तो मुझे अफगानिस्तान याद था। वहां पे लॉयन ऑफ पंजशीर थे, अहमद शाह, उनका मर्डर हुआ था क्योंकि पंजशीर नहीं कब्जा कर पा रहा था तालिबान। तो उनके पास एक फॉरेन क्रू आया किसी न्यूज़ चैनल का, और वो लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू लेते लेते उन्होंने अपने बेल्ट का बटन दबाया, दे ऑल आर सुसाइड बॉम्बर्स, और कुल मिला के वो मर गए। तो मेरे जिंदगी में दूसरी घटना ऐसी थी कि इसको भी पत्रकार बन के मारा गया। और जो उसका ग्रेंजर था कि वो जय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, पुलिस के हाथ अपने होल्स्टर भी नहीं गए। उत्तर प्रदेश में 3-3.5 हजार हाफ एनकाउंटर हुए। हाफ एनकाउंटर इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी इन यूपी, कि घुटने पे गोली मार दो। तो पुलिस के लिए हमेशा एक बात यह है कि अगर कोई दुश्मन ज्यादा तेजी से आप पर वार कर रहा तो कम से कम उसको पैर गोली तो मार दीजिए आप, इतना तो है। लेकिन होल्स्टर में हाथ नहीं गया और उन्होंने जब चाहा तब सरेंडर किया। अब इसने मेरे सामने पूरी कहानी कह दी। अब मेरा पब्लिशर मेरी शिव वाली कहानी का इंतजार कर रहा है, जिसके मैं 40-45 पेज लिख चुका था। मैंने नेक्स्ट डे फिर उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैं ये भी नहीं लिखना चाहता हूँ। तो उनका क्या लिखना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं अतीक अहमद के मर्डर पे किताब लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक साइनॉप्सिस भेजिए मुझे। तो मैंने उनको साइनॉप्सिस भेजा, तो उनको पसंद आ गया। मतलब प्रयाग है, अतीक है, 250 केसेस हैं, इतने लोगों को मारा, ऑनर किलिंग भी की, रेप भी है, तमाम सारी चीज़ें। उसको मैंने कहा गुड। अब इस किताब के लिए मुझे नए सिरे से साइन किया। वो दोनों किताबें साइन थी। यहाँ पे जब रिसर्च की तो लिखते समय एक पेज आया, क्या मैं अतीक अहमद पे किताब लिखूं? मुझे लगा नहीं, अतीक अहमद पे किताब लिखना तो मजेदार नहीं होगा। किताब यही होगी कि उसकी क्या जिंदगी थी और आखिरी में कैसे मार दिया, कितना बड़ा अपराधी था, मार दिया। एलिमेंट सारे थे, 5 बार का विधायक था, 1 बार का सांसद था, सब कुछ था। एलिमेंट्स बहुत अच्छे थे। और टुडे एलिमेंट ये था, अफगानिस्तान जुड़ रहा था। मैंने कहा नहीं, उमेश पाल का मर्डर अतीक ने कराया साबरमती जेल से, और अतीक का मर्डर प्रयागराज में हुआ। ये पूरी 52 दिन की कहानी है। देन आई डिसाइडेड कि अतीक पे किताब नहीं लिखेंगे, अतीक की मर्डर कॉन्स्पिरेसी, उसके एग्जीक्यूशन, उस पर लिखते हैं। अब जब इस पर रिसर्च करता हूं 1.5 महीने की जाके, तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई भी आता है, इसमें जिगैना पिस्टल भी आती है, इसमें सिद्धू मूसेवाला भी आता है, इसमें प्रिंस तेवतिया भी आता है, इसमें टिल्लू तेजपुरिया भी आता है। ये सब लॉरेंस बिश्नोई और एंटी गैंग का मामला है। मतलब पूरा गैंग वॉर की कहानी आ गई। तो वो 52 दिन की कहानी में किस तरीके से वो मर्डर होगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा, उसमें पॉलिटिकल ग्लिम्स थे। मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को, और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अगर ललकार कर विधानसभा में ये कह रहा है तो बात अलग है। उसके पहले विकास दुबे की जीप पलट चुकी थी। तो बड़ा मसालेदार हैपनिंग थी उत्तर प्रदेश में उस समय। तो मुझे लगा ये बड़ी बेहतरीन कहानी बनेगी। तो फिर 52 दिन की वो कहानी लिखी। देन आई डिसाइडेड कि हाँ, ये कसारी मसारी लिखेंगे। इस तरीके से वो कसारी मसारी में सारे फैक्ट्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस किताब को आए हुए 2.25 साल हो गए कसारी मसारी को। ये लगातार जितनी तरीके की भी बेस्ट सेलर लिस्ट बनती है, रैंकिंग में ऊपर है। इस किताब के साथ एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि लोगों ने 4 महीने पहले लिखी, 3 महीने एडिट हुई, फिर मार्केट में आई। लास्ट लाइन है कि गुड्डू बम्बाल, यानी गुड्डू इस
कहता नहीं, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, वो गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मैंने बांग्लादेश लिखी। 3 महीने बाद किताब पब्लिश होके आई। अभी 4 महीने पहले गुड्डू मुस्लिम बांग्लादेश से सऊदी भागा है। यानी इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, ये वाली बात है। अब आती है धुरंधर 1। तो धुरंधर 1 अपने आप में एक पीक ले गई है। धुरंधर 2 का लोगों को इंतजार था। धुरंधर 2 में अचानक आती है वो आतिफ। लेकिन पूरा क्लियर दिख रहा है वो सब, कोई पूरा कहानी ठीक है, वो अतीक ही है, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। तो जैसे ही वो अतीक आया है उसमें, तो बस अगले दिन से सब हो मनोज गया राजन कि त्रिपाठी। हाँ, वो अथॉरिटी हो गए। और सच बात बताऊं आपको, आई हैव स्टार्टेड इन 92 विद दैनिक जागरण, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18 और जी। न्यूज 18 में आप और मैं हाँ, वहां से सहयोगी बने। वहां से हाँ, मैं हमेशा से क्राइम कवर करने का बहुत बेकार की बीट लगती है मुझे। वही लिखना पड़ता है कि नोएडा के फलाने थाने के अंतर्गत सेक्टर 14 में आज ये हो गया। यही फ्रेमिंग है आप क्राइम की, देख लीजिए। तो मुझे लगता था सबसे बकवास बीट है, और पॉलिटिक्स मुझे सबसे अच्छी लगती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्राइम मास्टर गोगो हो जाऊंगा, और क्राइम मास्टर गोगो कसारी मसारी ने बना दिया। तभी आप कह रहे हैं कि हम पीएचडी कर ली है अतीक में, और अब जो बाजार है, जो पब्लिशर है, वो मुझसे माफिया ही मांग रहा है कि माफिया दो। दैट्स व्हाई मैंने कसाई बाड़ा। ये क्या है? ये मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, सॉरी, किताब घर आ गई है लेकिन पढ़ नहीं पाई हूँ। तो थोड़ा सा बताएंगे, या थोड़ा मतलब थोड़ा, या अभी सस्पेंस रखना चाहेंगे? नहीं बताएंगे। व्यूअर्स के लिए बता दीजिए। क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ लूंगी, जल्दी पढ़ लूंगी। कसाई बाड़ा मतलब 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, पौने 2 साल हो गया। अतीक, मुख्तार, ददुआ, फूलन देवी, विकास दुबे, ब्रजेश सिंह, इन सब पर बात हो रही है। मुझे लगा मैं एक ऐसा माफिया तलाशूं जो बहुत बड़ा हो। तो मैंने एक माफिया तलाशा। ये माफिया मुझे मिला 1857 में, ड्यूरिंग म्यूटिनी, क्रांति के दौरान। इस माफिया ने, इसका नाम था कर्नल जेम्स स्मिथ नील। कर्नल जेम्स स्मिथ नील ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अपने उस समय के ऑथर्स रहे, हिस्टोरियंस रहे, उन्होंने भी कर्नल जेम्स स्मिथ नील को बुचर लिखा है। कसाई कहते थे उसको। कसाई बड़ा। और अपने सीनियर्स जो थे, उनके जो ऑर्डर्स होते थे, उनमें वो टेम्पर करता था। 1929 के आसपास की बात है। चेन्नई के, यानी मैड्रास था तब, चेन्नई के एक चौराहे पर उसकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी थी, यूं घूरती हुई। तो कांग्रेस के कामराज, कांग्रेस ने आंदोलन किया कि नहीं, इस बंदे की मूर्ति तो होगी नहीं इंडिया में, तब तक देश आजाद नहीं हुआ है। गांधी जी को उतरना पड़ा। उन्होंने कहा मूर्ति हटेगी, हम आंदोलन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। आजादी के बहुत साल बाद वो मूर्ति चेन्नई के एक म्यूजियम में पड़ी हुई है। इस आदमी ने हैवलॉक, हडसन, इन सब के साथ मिलके 63 डेज में 80,000 के आसपास लोगों को मारा है। उसका शौक जानते हैं क्या था? अगर उसको भीड़ में प्रेग्नेंट लेडी दिख गई तो उसका एक डायलॉग था, डोंट वेस्ट बुलेट्स, बुलेट्स आर प्रीशियस। तो जो एनफील्ड की गन थी जिसको लेके मंगल पांडे ने क्रांति की थी, उसके आगे जो संगीन लगी होती थी, वो उससे ही मारता था उसको। मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके पोर खिलाया गया, हिंदुओं को गाय का मांस खिलाया गया, तब मारा गया। जो ब्लडशट था, जो पूरा खून फैला था, उसका कहना था ये पानी से साफ नहीं होगा, आप चाट के साफ करेंगे। इसमें मोहब्बत है ओरिजिनल। अजीजन बाई एक कैरेक्टर है जिसका बेसिक नाम अंजुला था। मध्य प्रदेश से अंग्रेज इसको उठा लाते, उस समय घरों से लड़कियों को उठा लेना 12-13 साल की उम्र में थी, उसको लाया जाता है, वो अजीजन बनाई जाती है और कानपुर के एक कोठे पे बैठा दी जाती है। उमराव जान ने ही इसको डांस करना सिखाया। उमराव जान ने, सावरकर ने अजीजन बाई के लिए अलग से पूरा लिखा हुआ है कि उसने क्रांति लड़ी कैसे। एक तवायफ टूट जाती है, जैसे उमराव जान भी टूट गई, अजीजन टूटी नहीं। अजीजन का सबसे खास बात यह थी, उसने कहा इस दर्द को अपनी ताकत बनाते हैं। उसने खुद का मर्दाना भेष बनाया और जितनी तवायफें थी
उनको मिलाकर एक फौज बनाई, एक ब्रिगेड बनाई, उसका नाम रखा मस्तानी टोली। और ये सारी लड़कियां, ये सारी तवाइफें मेल अटायर में रहती थी, गन, तलवार, चाकू सब चलाना जानती थी। और फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सीधे लड़ाई नहीं लड़ी, ये जासूसी करती थी। तो म्यूटनी की एकमात्र और फर्स्ट जासूस थी ये, जिसमें अजीजन बाई लीड करती थी। तो हाउ शी मैनेज, कैसे उसको अपना इश्क किनारे करना पड़ा, कैसे उसने सब कुछ त्याग किनारे करके अपने पाजेब उतार दी, सब कुछ उतार दिया, पर इश्क, और इश्क भी सेनापति से था, अच्छा, जो ब्रिटिश सेना में था। और फिर कैसे उसका मुकाबला कर्नल जेम्स स्मिथ नील से हुआ है, और फिर कैसे जेम्स स्मिथ नील जीता या अजीजन, ये है वो कहानी। अब तो इसलिए इसका पढ़नी नाम है पड़ेगी। कसाईवाड़ा। अब तो पढ़नी पड़ेगी, आपने इतना भयानक ट्रेलर दे दिया इसका। ओ माय गॉड। तो ये मतलब पूरा फैक्ट्स है या कहीं फिक्शन? आपकी अपनी कहानी भी है? देखिए, ऐसा है, इतिहास एक ऐसी चीज है जिसमें या तो आप तारीख लिखेंगे या घटनाएं लिखेंगे। तो अगर आप तारीख और घटनाएं लिखेंगे तो वो पूरी तौर पर एक इतिहास है। जब आप उसको कहानी में तब्दील करते हैं, इसमें करीबन आप पूरा पढ़ेंगी 20 डॉक्यूमेंट्स हैं 1857 के। अच्छा, 1857 के 20 डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे फांसी की सजा हुई, अजीजन से क्या गवाही हुई, करीबन 400 लोगों की गवाही है। अच्छा, क्योंकि कानपुर में एक मैस्कर घाट है, एक्चुअली वो मैसेकर घाट है, ऐसे करोगा वहां पे उन लोगों ने मिलकर 1000 अंग्रेजों को मार दिया था। वो सारी चीजें, सारे कागज, सारे कैसे 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 किसको किसको फांसी दी गई है, उस समय का नक्शा कैसे बना हुआ था, अंग्रेज कैसे लड़ रहे थे, क्या चीज थे, किसको किसको फांसी दी, और कैसे अदालत में गवाहियां हुई हैं। करीबन 200-250 लोगों की पूरी गवाही, अंग्रेज और वहां के लोग थे, उन सब की है। मैं दिखा सकता हूं आपको। तो मतलब फिक्शन नहीं है इसमें, आपने अपना नहीं जोड़ा है? हाँ, अपना कुछ नहीं कहा, उसकी मोहब्बत मतलब कल्पना नहीं है? कल्पना नहीं है। लेकिन इतिहास को जब आप कहानी लिखते हैं तो कहीं कहीं बाजीराव मस्तानी होना पड़ता है। तो वो मोहब्बत कैसे दिखाई है, वो क्या किया है, वो सारी चीजें उसमें। अद्भुत। और सबके अकाउंट्स हैं, जो यूरोपियन ऑथर्स हैं, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने वो घटनाएं बताई हैं। उन्होंने लिखा है कि कैसे जेम्स स्मिथ नील ने खून चटाया, कैसे सुअर का मांस खिलाया, ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन इस पूरे चैप्टर को, ये जो पूरा मसला है, 19 दिन कानपुर आजाद है 1857 में, 19 दिन आजाद है। वो आजादी कैसे मिली, आप इसका कवर पेज देखेंगे, ठीक है, किला है, किले पे भगवा झंडा है, दिख रहा है आपको? ये भगवा झंडा किस चीज का है? ये भगवा झंडा पेशवा का है। बाजीराव पेशवा जो थे, उनके आगे 3 पीढ़ियों बाद नानाराव पेशवा थे। तो जब उन्होंने कानपुर जीता तो पेशवाई का रंग ही भगवा है, तो उन्होंने भगवा झंडा लगाया। लेकिन अब आप गौर करेंगे तो एक हरा झंडा भी है, क्योंकि पूरे देश में जो क्रांति थी वो बहादुर शाह जफर की अगुवाई में की गई थी, और बहादुर शाह जफर की जो अगुवाई थी उसको उन्होंने टॉप पर रखा। मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त भगवा और हरा एक साथ था, कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं था। और हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने भी सुअर खाया, उसने भी गाय खाई, वो भी मरा और ये भी मरा। एक अंजुला थी जो हिंदू थी, जिसने अजीजन बन के सारी लड़ाई ली, वो हिंदू भी थी और मुसलमान भी थी। हमें फिक्र इस बात की है कि अकबर ने 40,000 लोग मारे थे चित्तौड़ में। ओके, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मारे होंगे। हमने अकबर द ग्रेट पढ़ा, हमने पढ़ा कि टीपू सुल्तान की तलवार बोलती थी, लेकिन बाद में अब पढ़ने में आता है कि टीपू सुल्तान हिंदुओं का दमनकारी था, बिल्कुल था। फिर हैवलॉक के नाम पे रोड क्यों है? हैवलॉक आइलैंड है। फिर डलहौजी के नाम पर एक जगह क्यों है? फिर जेम्स स्मिथ नील के नाम पर नील मथार, नील गेट क्यों है लखनऊ में? वो हडसन जिसने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काटा और दरवाजे पे लटकाया था, उसकी कब्र लखनऊ के लामार्ट कॉलेज में क्यों है? मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी कब्र उखाड़ दीजिए, नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये क्यों बताते हैं कि राजा राम जाट ने अकबर की कब्र खोद के उसकी अस्थियां जला दी थी? हर बार राजा राम जाट की जब
जिस दिन उनका दिवस आता है उस आप यही दिन बात करें। पूरी बीजेपी उसको दिखाती है। तो वो क्यों नहीं? उससे वोट नहीं मिलता। किसी हैवलॉक के नाम पे रोड है, उससे वोट नहीं कटता, लेकिन किसी प्रयागराज का औरंगजेब रोड है, हाँ, अकबर रोड है। उससे वोट मिलता है। हम जिस पाकिस्तानी को मरते हुए देखते हैं और खुश होते हैं कि हाँ भाई धुरंधर में इतने पाकिस्तानी मार दिए गए, हम खुश होते हैं, पाकिस्तान है। सब इंगेजमेंट फॉर्मिंग है। क्रिकेट, यूपी दिल्ली टेरिटरी, अतीक, पाकिस्तान, सारा मसाला। मैं नहीं कह रहा हूं फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने 3 बार देखी है, मेरा बेटा अब तक 22 बार दोनों फिल्में देख चुका है। मुझे वायलेंस थोड़ी ज्यादा लगी। हाँ वायलेंस है। मुझसे इतनी वायलेंस है ना, 12 से मतलब फिल्म सब कुछ अच्छी है। और देखिए वही जो आपने कहा, हम सब इंडियंस को पाकिस्तान बैशिंग अच्छी लगती है हाँ। कि हमारा कोई आदमी गया और घुस गया और इतना, बस वो वायलेंस नहीं चल रही थी मुझसे। बस वो बताना चाहता था कि जिस पाकिस्तान के लोगों के मरने पर हम खुश हो रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तो बाद में बना है, पहले क्या वो हुआ? हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ही तो हिंदुस्तान बनाया था। तो कोई कहेगा ये बात, कोई बताएगा कि उनकी कब्रें भी हैं, उनके नाम पर भी रोड्स हैं, उनके नाम पर भी सब कुछ है, कोई बताएगा। एक बात बताइए ना, जो बहुत छोटा सा सीन है अतीक का, हाँ। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है नोटबंदी वाली, और डायरेक्ट बिल्कुल लाइन, मतलब हॉटलाइन है कि वहाँ आईएसआई चीफ और उसके, ये आपको लगता है ये पूरा झूठ है? ऐसा नहीं हुआ होगा? अतीक लेट 60s पैदा हुआ है, लेट 70s में उसने पहला मर्डर कसारी मसारी में किया। इसके बाद अपने गुरु को मारा, चांद बाबा को, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहा था और अतीक को चुनाव लड़ना था। वो निर्दलीय जीत गया। जिस रात काउंटिंग हो रही थी ना, जिस रात वो विधायक बना, उसी दिन का पहला मर्डर है उस चांद बाबा का। 5 बार बन गया अतीक, एक बार सांसद बना। कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार है, कौन सी पार्टी है जिसने उस पर हाथ नहीं रखा? मैं बीजेपी को ही बोलूंगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है, और अनुप्रिया पटेल के जो फादर थे सोनीलाल पटेल, उन्होंने अपना दल का अध्यक्ष बनाया था अतीक को। वो अतीक है। इतने लॉन्ग रन में धूमनगंज थाने के सिपाही से लेके, इलाहाबाद की एलआईयू से लेके, रॉ से लेके और आईबी को कभी पता ही नहीं चला कि अतीक आईएसआई का एजेंट है। लश्कर तैयबा से उसके रिश्ते हैं, कभी नहीं पता चला। हमारी एजेंसीज को कभी पता ही नहीं चला। लास्ट जिस दिन उमेश पाल के मर्डर का वेपन उसने रिकवर कराया है पुलिस के साथ जाके खंडहर में कसारी मसारी के, उस दिन का बयान है कि हाँ हमने पाकिस्तान से मंगाए थे और आईएसआई से, मतलब लास्ट डे है, और उसके बाद मर गया है वो। तो इतने दिनों तक ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पता हो, सब अपना मतलब निकाल रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता ना मनोज की नहीं पता हो। नहीं तो कोई रिपोर्ट क्यों नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शहाबुद्दीन, नहीं, नेताओं की तो, ये तो नेताओं की गलती है। ओवर द इयर्स पार्टीज को पता रहा होगा। कैसे पता होगा पार्टी को? एजेंसीज बताएंगी ना, तभी तो पार्टी को इनपुट मिलेगा। तो एजेंसीज क्या कर रही थी? हाँ तो हो सकता है बताया हो। कैसे बताया होगा? चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। डीएन झा, नहीं मैं ना, ओझा, डीपी ओझा बिहार के डीजीपी थे। शहाबुद्दीन के लिए उन्होंने रिपोर्ट बताई और बताया कि शहाबुद्दीन के आईएसआई से कनेक्शन है। राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, ट्रैश कर दी रिपोर्ट, ओझा साहब वो हटा दिए गए, ओझा साहब हो गए। इसके लिए कौन सी रिपोर्ट बनी? फ्रॉम 70 टू 2000 कब मरा? 24। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये इसका नहीं था, उसने आखिरी में बयान दिया, इसके पहले कोई कागज, कोई रिपोर्ट, तो खुद बयान जब दे दिया तो फिर पूछताछ में बयान दिया और उसके अगले दिन मार दिया गया। मैं कह रहा हूं इतनी बात है। मैं इतने अच्छा आपको लगता है उसको मारा जाना भी प्लांटेड है एकदम पूरी तरह से? एक चीज पहले मुझे बता दीजिए, आईएसआई क्या है? कृपया आईएसआई से संपर्क साधने के लिए 9 दबाएं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। यहां बैठ के आप फॉरेन कॉलिंग करिए, क्रॉस बॉर्डर करिए, खास पकड़ में आ जाते हैं तुरंत। हाँ। अरे आप सबकी कॉल रहती है और लोग देखते हैं कौन किन से। एक छोटा टुच्चा सा स्लीपर सेल होता है, वो पकड़ में आ जाता है। अतीक इतने बड़े कद का आदमी, उन्हीं पकड़ा गया। चलिए मान लिया विपक्षी पार्टियां रही होंगी, उन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं होगा। 14 से मोदी सरकार है, यहां पे मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव की सरकार होगी, इग्नोर कर दिया होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, लेकिन आई कहीं नहीं है। ठीक है, तो फिर तो 2 बार से योगी सरकार है, फिर ये रिपोर्ट क्यों नहीं है? चलिए उसने बयान दिया, आज तक कौन सा पुलिस वाला है जिसने बैठ के ये बाइट दी हो
कि अतीक ने यह बयान दिया। सूत्रों से खबर है केवल। मतलब आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा मानना है कि अतीक, और मतलब किताब में तो आपने बाकी सारे उसके मेरा मानना है कर्मकांड कि दिखा दिए, 40-50 लेकिन साल कुछ नहीं है, हाँ, आखिरी का एक बयान है, इतनी सी बात है। और वहाँ वो फिल्म, अच्छा ठीक है, मतलब आपको उसने लगता है बताया, exaggerated उसने दिखाया। बताया तो आपको पता चला कि उसके वरना ISI उसको संपर्क, वरना वो ISI से 9 दबा के संपर्क साधे हुए था, 3 दबा के लश्कर तैयबा से संपर्क में था और अतीक संपर्क में था। ये मेरा कहना है। और फिल्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, फिल्म में इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, और वो अतीक नहीं, वो अतीफ है। और वो तो हाँ, they play safe और उन्होंने while उसको making a film। 2016 में नोटबंदी हुई है तो मरवा दिया। तो वो तो एक डिस्क्लेमर में सारी बात कह देंगे, जो सच्चाई है वो तो ये है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपने मैं सच बता रही हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी कसारी मसारी, जब मैं पढ़ रही थी, मतलब जब खत्म हुई किताब, तो मुझे ऐसा लगा ये आदमी वह फिर से जिंदा हो जाए और मैं इसको मार दूं। मतलब आपकी किताब ना इतनी नफरत भर देती है अतीक के खिलाफ, और आपको याद होगा तो पढ़ने के बाद मैंने आपको फोन किया था। तो किताब की बात अलग हो गई, आप लखनऊ में इतने साल आपने जर्नलिज्म किया और बिल्कुल फील्ड रिपोर्टिंग की है, जो आजकल कम होती है। अतीक से आप जब मिले हैं, कोई अपना रियल इंसिडेंट बताइए ना उसके साथ का। देखिए 2 बार तो इलाहाबाद में मुलाकात है, ठीक है, और वो एक बार कुंभ के दौरान मुलाकात हुई थी, 2012 का कुंभ, 2012 में जो कुंभ हुआ था उसमें, उस दौरान मुलाकात है। अतीक चूंकि विधायक था तो आता जाता रहता था लखनऊ, तो विधानसभा में 2-3 बार की मुलाकात है। एक बार क्या हुआ, स्वेट्स कॉलेज में किसी के नंबर कम आ गए और अतीक ने वहां जाके बवाल किया। लेकिन अब समय बदल चुका था, वक्त बदल चुका था, अब सीसीटीवी भी थे और अतीक को ये बात नहीं मालूम थी कि सीसीटीवी फुटेज नाम की भी कोई चीज होती है। अब अतीक को नहीं मालूम था कि मोबाइल जो है वो ट्रैक होते हैं, ये सब नहीं मालूम था। वो सीसीटीवी फुटेज मेरे हाथ लग गया, भेजा। अरे आपको याद ही नहीं है, आप और सुमित अवस्थी एंकर थे, और अतीक को हमने, तो उसने कहा त्रिपाठी जी अब हम ही का सब दिखाइए हो, कहाँ से पा गए हो। तो हमने कहा सीसीटीवी नाम की कोई चीज़ होती है, उसमें सब है, तो गुंडाई करिए तो गुंडाई का जवाब कैसे दीन जाए इनका। तो हमने कहा, और सब उल्टा सीधा हमारे खिलाफ चला रहे हो। तो हमने कहा जो खिलाफ चला रहे हैं तो हमारे खिलाफ बोल दो आके। तो बोले क्या करेंगे, हमने लाइव पे बैठ जाओगे। तो लाइव पे बैठ गया। तो एक बुलेटिन आपने और सुमित अवस्थी ने किया है, और एक बुलेटिन अकेले सुमित अवस्थी ने किया है, अतीक अहमद के साथ। मुझे बिल्कुल याद नहीं। हाँ है, अगर मेरे पास वो क्लिप होगी तो मैं दिखाऊंगा। हाँ, उसमें एक मैं लाइव भी खड़ा हूं मैं, और वहां से लाइव मैं बोल रहा हूँ, अतीक से बात हो रही है। कई बुलेटिन होते हैं, आप याद है, आप सुमित अवस्थी के साथ कई बार हाँ, एंकर तो करती थी, बट ये कहानी याद नहीं है मुझे। तो कभी कभी क्या होता है कि 8:30 का प्राइम टाइम भी कहीं से शुरू होता था, 9 का प्राइम टाइम भी शुरू होता था। तो एक शो आप और सुमित भी करते थे, कभी कभी सुमित अकेले भी करते थे, इस तरीके से होती। तो आपका अतीक से साबका इस तरीके से। बाकी अभी जब ये डिफ्लेक्शन हुआ है यादव फैमिली में, तो शिवपाल यादव ने कानपुर से अतीक को टिकट भी दिया है 2017 में, लेकिन अखिलेश यादव ने जब लिस्ट जारी की है तो अतीक का टिकट काट दिया था। मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, इतने साल ये आदमी इतने अपराध कर रहा था, क्या जर्नलिस्ट भी इसके खिलाफ बोलने से डरते थे, चैनल डरते थे, या अखबार डरते थे? क्या था कि इसकी इतनी कहानियां तब बाहर नहीं आई जितनी अब बाहर आ रही हैं? देखिए, छोटा क्राइम, जैसे इसके रिश्तेदार की एक बहन थी अलकमा। अलकमा एक हिंदू ड्राइवर था, हिंदू, उससे प्यार करती थी और उसके साथ भाग गई। ये शायद है इसमें ना। हाँ, उसने उसको ट्रेस कराया और दोनों को मरवा दिया। ये ऑनर किलिंग थी, ठीक है। ये केस आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसमें बरी हो गया, आया ही नहीं। एक चंद्रकली थी जिसके एक प्लॉट पर कब्जा होना था, वो वाला केस है, करंट लगाया कोई मदरसे का केस तो कितना बड़ा अब आते हैं। हाँ, बस इसी पे आ रहा हूं, मदरसे क्यों, जो उसने जमीन कब्जा की, उस पर टाउनशिप बना रहा है। मदरसा उस टाउनशिप की डिजाइन को थोड़ा हैम्पर कर रहा है, डेंट कर रहा है। वो मदरसा उसको चाहिए था। वो मदरसा भी नहीं था, वहां लड़कियां ही पढ़ती थी केवल। उस मदरसे की जमीन जब नहीं मिली तो अतीक के गैंग अशरफ की कैप्टनसी में वो गया वहां लोगों को लेके,
और 12-12, 14-14 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ। ये मुलायम सिंह की गवर्नमेंट के जाने से ठीक पहले हुआ। 3 केस हुए थे, एक मेरठ का कविता कांड, एक नोएडा का निठारी कांड और इलाहाबाद का मदरसा कांड। आपको मालूम है रिक्शे वाले, खोमचे वाले उसमें सजा पा गए, उसमें अतीक कहीं है ही नहीं। अब आइए मेन चीज, अतीक ने अपनी विधायकी की सीट छोड़ी, सांसद हो गया समाजवादी पार्टी से, सीट खाली हो गई, कौन लड़ेगा उससे? अशरफ लड़ेगा। अशरफ को उसने टिकट दिला दिया। लेकिन राजू पाल जो खुद अतीक का चेला था, उसके मन में वैसे ही भावना आ गई चुनाव लड़ने की जैसे चांद बाबा के खिलाफ अतीक को हुई थी। राजू पाल को मायावती ने टिकट दे दिया, क्योंकि मायावती के दिमाग में अतीक हमेशा बैठा रहता था, बिकॉज ऑफ गेस्ट हाउस का। गेस्ट हाउस में उसने टिकट दे दिया, राजू पाल जीत गया। राजू पाल को दौड़ा दौड़ा कर मारा अतीक एंड कंपनी ने, बट नो वन किल्ड राजू पाल। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि हमको एक योगी आदित्यनाथ की जरूरत ही पड़ी। इतने साल किसी की हिम्मत नहीं हुई अतीक अहमद के खिलाफ आवाज उठाने की, न मीडिया ने भी देखिए नहीं, ये सारे ईमानदारी से इतना तो नहीं उठाया ये जितना सारे उठाना चाहिए। नहीं, राजू पाल, मदरसा कांड, ये तो खूब चला है। हाँ मतलब चला है, लेकिन मनोज मतलब इंसाफ दिलाने वाले हालत का हाँ, इंसाफ वाली बात अगर है तो नो डाउट योगी आदित्यनाथ ने जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया है, शुरुआत मायावती ने की थी। अतीक के खिलाफ शुरुआत मायावती ने की थी, उसके कई कॉम्प्लेक्सेस वगैरह सब गिरा दिए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो जिद है ना, उस जिद के साथ योगी आदित्यनाथ ने काम किया, शुरुआत ही कर दी माफियाज के खिलाफ। क्यों भागा अतीक? देवरिया जेल में बंद था, योगी आदित्यनाथ आ चुके, तो उसको लगा था जैसे सब वैसे ही होगी। तब तक बहुत सारे लोग कुछ एनकाउंटर में मारे जा चुके थे, किसी की बिल्डिंग्स गिराई जा चुकी थी। अब तो उन्होंने गैंगस्टर की परिभाषा बदल दी है ना। अगर मनोज राजन त्रिपाठी एक गैंगस्टर हैं, तो मनोज राजन त्रिपाठी के घर में गाड़ी चलाने वाला भी, उसकी संपत्ति भी जब्त होगी। बड़ी सीधी सी बात है। तो जब सब टूट जाएंगे तो मदद कौन करेगा? ये इसको देख के अतीक भागे गुजरात, मुख्तार भागे पंजाब, ये सब भाग गए। इनको वहां से लाना ही कठिन हो गया और अतीक तो खुद चला आया। उसने उमेश पाल का मर्डर करा के अपनी ही मौत बुला ली। तो योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वास्तव में बुलडोजर बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फर्क है, देखिए क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। और काफी हद तक जीरो टॉलरेंस की जो बात है, मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्राइम फ्रंट पर सबसे ज्यादा काम किया है। अभी गोदी मीडिया कह देंगे लोग, आपको कमेंट्स में आ जाएगा गोदी मीडिया योगी की तारीफ कर रहे हैं, तो तैयार है ना सबके लिए? ठीक है। नहीं तो मैंने ये बात कही भी, जब मन से सच निकल रहा हो तो जुबान पे फंबल नहीं होता, लड़खड़ाती नहीं है जुबान। योगी आदित्यनाथ की कोई दिक्कत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ तो सीएम ही नहीं थे, मनोज सिन्हा सीएम होते, तो मंदिर पूज आए थे, सर झुकाए आए थे, माथा टेक आए थे। लेकिन जिस आदमी का संघ से कोई लेना देना नहीं, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं, अचानक वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। और वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर है, महंत है, योगी है, और जो रंग भाजपा का आएगा वो भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री है। और वो जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी जिद पे काम करता है। वो जिद चाहे किसी अतीक के खिलाफ हो, चाहे किसी सेंट्रल पार्टी के खिलाफ हो, आना पड़ता है नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश। और योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के फोटो शूट कराना पड़ता है कि सब चंगा सी, सब बिल्कुल ठीक है। अडवाणी और अटल की जोड़ी बताई, तब अटल जी क्या थे? सॉफ्ट लाइनर, अडवाणी हार्ड लाइनर। जब मोदी आए, वो एंटी मुस्लिम चेहरा लेके जब आते हैं, और राजनाथ सिंह की मजबूरी हो जाती है कि उनको चेहरा बनाया जाए, क्योंकि भाजपा के नाम पे वोट नहीं दे रहा था कोई, मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे थे। और मोदी के नाम पर जब वोट दे रहे थे तो मोदी जब बोलते थे तो सड़क वैसे खाली होती थी जैसे रामायण और महाभारत आ रही हो। तब नरेंद्र मोदी हार्ड लाइनर हो गए और अडवाणी सॉफ्ट लाइनर हो गए। पूरी एक कैंपेन चली कि अडवाणी जी होते, अडवाणी जी होते। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सॉफ्ट लाइनर हो गए और योगी आदित्यनाथ हार्ड लाइनर हो गए। बुलडोजर बाबा, देन लॉ एंड ऑर्डर, देन रहीम नगर में बुलडोजर चलेगा, पंत नगर पे रुकेगा। देन जितनी भी एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर की लिस्ट है उसमें ज्यादातर मुसलमान होगा। बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। बाबरी मस्जिद अब दोबारा इस देश में बनने नहीं देंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने अपना एक खुद का चेहरा खड़ा किया। लेकिन अब एक बात बताइए, 27 में चुनाव है तो 1 साल से भी कम समय रह गया।
हाँ, लगभग क्या होगा 300। यूपी में, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का उदय कहां से हुआ होगा? उत्तर प्रदेश से। वही एक बाबरी और राम मंदिर अयोध्या का विवाद था, तब अडवाणी ने रथ निकाला और सब कुछ पीक पर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह का हो दौर गया। था। मतलब भारतीय जनता पार्टी बन गई, मंदिर आंदोलन, दुनियादारी, सब कुछ हो गया। इसके बाद मोदी आते हैं। उत्तर प्रदेश कितना अहम है कि वो साबित करता है, 12-13 प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश वो साबित करता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता ही जाता है। उस नरेंद्र मोदी को जो 3 बार के वहां के सीएम मुख्यमंत्री थे, वाराणसी आना पड़ा कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से बनना पड़ेगा। वो आते हैं थम्पिंग मेजॉरिटी से, 70-72 76 सीटें मिली। पिछले चुनाव में 63-64 सीटें थी। इस बार क्या हुआ? 63 सीधे खसक के 32 पे पहुंच गया। कहां? उस उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का इंडक्शन प्रोविंस है। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। अयोध्या भी हार गए। ये कलह है, ये पार्टी की कलह है। जब दूसरा चुनाव हुआ है भाजपा का, तो क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के लड़ा है भाजपा ने? ना, भाजपा लड़ी है, मोदी के नाम पे वोट मांगा गया। योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाया गया चेहरा। लेकिन जब तक काउंटिंग नहीं हुई थी, अखिलेश यादव को 100 से ज्यादा IAS IPS जो थे बुके दे आए थे। अच्छा, वो आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश का माहौल भी तो बन गया था। अखिलेश आ रहे हैं। ये कलह थी। उस कलह का असली रूप 27 में 2024 को दिखा आपको अच्छा लोकसभा में। अगर उत्तर प्रदेश में ही 62 सीटें आ गई होती तो मोदी 3 बार मोदी गवर्नमेंट होती। ये तीसरी वाली NDA गवर्नमेंट, इधर नीतीश कुमार और इधर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लगा के सरकार नहीं बनी होती। तो अभी आप 27 में क्या होगा ये बताओ। 27 की बात, ये जो कलह चल रही है, मैं अभी दावा करता हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। नहीं बनाएगी। इस तारीख को याद कर लीजिएगा जब हम ये बात कर रहे हैं। भाजपा चुनाव कौन हो? अच्छा, भाजपा चुनाव लड़ेगी। मतलब कोई और चेहरा भी नहीं आएगा? अरे जो आदमी प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल हो गया हो कि अगला होगा, उसके चेहरे पे आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहते, उसको कलह समझ लीजिए। तो फिर क्या हारेंगे क्या? अब जब ये कलह चलेगी तो चांदी की तश्तरी में पार्टी की कलह तो आपने दे दी विपक्ष को। 2024 में अखिलेश परफॉर्म कर चुका है, अब उसके पास खोने को है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुका था वो। इस बार लोकसभा में उसने अपने पिता से ज्यादा सांसद खड़े कर दिए। ठीक है, वो अब उसके पास खोने को कुछ है। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है, जैसे पिछली बार PDA का फार्मूला, और उसमें यादव कम और मुस्लिम कम, जहां जिस जाति का समीकरण था उस हिसाब से टिकट दिए उसने। आपकी पार्टी में कलह है तो कलह तो परिवार में अखिलेश यादव की थी, तो क्या हुआ था? तो एक कलह, ये टिकट वितरण, ये मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाना, DGP ना देना, मुख्य सचिव ना बनने देना, मंत्री आप बना देंगे, वो ब्यूरोक्रेट बैठा देंगे, वो कहेंगे कि अब हम जातिगत जनगणना लागू करने जा रहे हैं, वो कहेंगे कि हमने UGC में पिछड़ा भी शामिल कर दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक बात कहेंगे, बटोगे तो कटोगे। वो अपनी हिंदुत्व की राजनीति बरकरार है, सेंट्रल की नहीं मान रहे हैं। सेंट्रल समझ रहा है कि पिछड़ों की राजनीति है। नहीं तो योगी जीतेंगे 27। अगर ये कलह यूं ही चलती रही, अगर एक बार फिर सरकार चलाने वाले मुखिया के मुताबिक भी टिकट नहीं दिए गए, तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव को और हाइप मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इट्स टू अर्ली टू से कि जीतेगा कौन, लेकिन UGC के बाद, इन सब चीजों के बाद लोगों में नाराजगी हो चुकी है। पंडित, ब्राह्मण, इनको लेके बहुत जबरदस्त नाराजगी चल रही है। और पंडित का मतलब है कम से कम 10 से 12% वोट। ठीक है, अगर पंडितों को खुश करना होता तो इस 12% वोट का कोई अध्यक्ष बनाते। वो समझ गए कि 7% यादव की जगह हमें 6% वाले कुर्मी को बनाना चाहिए, पिछड़ी राजनीति हमको करनी है। जो कुछ भी होगा पिछड़े ज्यादा होंगे, यहां भी पिछड़ा चलाया जाएगा, वहां भी पिछड़ा जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। और सबसे बड़ी वोट काटने वाली पार्टी अगर कोई बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी बनेगी। और इसमें अगर कटिंग सटिंग हो गई कस के,
तो आप ये समझ लीजिए कि चुनाव 18-20 हो जाएगा। लोग नाराज हैं, यूजीसी वाले मुद्दे से लोग नाराज हैं। हमने देखा कि बहुत बिल्कुल कहते हैं ना जिसको अंधभक्त बोलते थे बीजेपी के, भाजपा के अंधभक्तों ने भी आवाज उठाई है। यूजीसी पर लोग नाराज हुए, नाराज हैं यूजीसी को लोग। अरे बड़ा तबका नाराज हुआ, बड़ा तबका नाराज है कि आपने यूजीसी में ऐसा क्यों किया। और इसमें बात ये नहीं होती कि कौन किस जाति का है, आप बच्चों को बांट रहे हो। SC/ST एक्ट ऑफिसेज में उसमें जहां जिसका मिसयूज हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन आप तो अब यहाँ तो कैंपस में घुस जाओगे तो बच्चों के बीच में दरार पैदा कर दोगे। दो लोग आपस में दोस्ती करने से डरेंगे। उन्होंने वो गलत किया है। उन्होंने ये समझ लिया कि ये असल में क्या है, ये मूंगफली एक थी, तब तक वो हिंदुत्व थी। जैसे वो चटकी, उसमें 3 दाने निकले, अगड़ा पिछड़ा दलित। और योगी आदित्यनाथ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। सरकार पर ठाकुरवाद का जबरदस्त आरोप है, जबरदस्त आरोप है। कुछ ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं जो ये तय करते हैं कि एक बच्चा नोएडा में कार पर खड़ा होगा, पानी में डूब रहा होगा, चिल्लाता रहेगा, लोग उसको बचाएंगे नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को आखिर नहीं हटाया जाएगा तो नहीं हटाया जाएगा। अगर ज्ञानेश कुमार अनुराग यादव को हड़का देंगे तो अनुराग यादव जो पिछले 10 साल से साइड लाइन है, उस अनुराग यादव को अब मिला समाज कल्याण, लेकिन वो चूंकि वहां पे कह के आया है कि 25 साल से मैं भी ब्यूरोक्रेट हूं, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अरे ज्ञानेश कुमार ये भी तो कह सकते हैं, यू आर नॉट प्रिपेयर, आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, अच्छा ऐसा कुछ हुआ है? जस्ट कंपाइल दिस, आई एम कमिंग बैक टू यू। वीसी चल रही थी ना, बहुत सारे पर्यवेक्षक होंगे ना, बहुत सारे ऑब्जर्वर होंगे, किसी और से बात कर लेते, लेकिन सीधे डांटना था क्योंकि वो हत्थे से उखड़े हुए हैं। वजह यह कि उनका हत्था सबने उखाड़ रखा है। ज्ञानेश कुमार का हत्था नहीं उखड़ा है। SIR को लेके विपक्ष ने नहीं कर दिया क्या? उनके खिलाफ मामले तमाम सारे ऊपर और नहीं जगह, नोएडा वाले केस में भी उनका नाम बहुत ज्यादा उछला कि भाई उनकी बेटी है DM। तो वैसे चल रही है ब्यूरोक्रेसी। ये वही स्टाइल है कि मायावती बहुत सख्त थी, सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर यूज करती थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे चल रही थी। वही ब्यूरोक्रेसी एक कोटरी काम कर रही है, उसी कोटरी के कहने पे सब कुछ होता है। ब्यूरोक्रेसी तो यूपी में, मतलब लखनऊ में भी जहां नेताओं की टग ऑफ वॉर चल रही है, वहां ब्यूरोक्रेट्स की भी चल रही है। वही बात है, पावर में 10 ब्यूरोक्रेट है तो बाकी जो 490 ब्यूरोक्रेट है वो क्या करेंगे? उनका तो कुछ भी नहीं ना। नहीं, वो 10 भी तो आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो सुपरमेसी की बात है। वही तो मैं कह रही हूं। सबसे बड़ा कौन? हाँ। सबसे बड़ा कौन? वहां उस वही 10 लोगों की जो कोटरी है, उस कोटरी में 9 मिलके 1 के पर काटता है। फिर अगर किसी को फिर अगर 10 में से 1 हट गया तो 9 बचे, तो 9 में तो फिर 8 मिलके 1 का पर काटते हैं। वो तो चलता रहता है, वो तो है ही उत्तर प्रदेश में। क्या ये ब्यूरोक्रेसी मिलके योगी जी के भी पर काट सकती है, आपको लगता है अगले चुनाव में? ब्यूरोक्रेसी तो कहीं भी कुछ कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी कहीं भी कुछ कर सकती है। ब्यूरोक्रेसी को मालूम है कि मशीन हम है, मशीन हम है, नेता आते जाते रहेंगे, हम तो यही हैं, हम ही चलाएंगे, चलाना उनको। ब्यूरोक्रेसी वास्तव में भारतीय प्रशासनिक सेवा, आप चाहे 3 खंबे कह दीजिए, चाहे 4 खंबे कह दीजिए मीडिया को मान के, लेकिन जो कार्यपालिका है वो किसी भी विधायिका से ज्यादा तगड़ी, ज्यादा चालाक, ज्यादा जुगाड़ू और चुपचाप बैठ के तमाशा देखने में ऐन वक्त पे तलवार चलाने वाली है। और वो है कौन थे वो 100-150 IAS IPS जो अखिलेश यादव को बुके दे के आ गए होंगे? हवा का रुख भाप रहे थे, नहीं पहले देखे, नंबर तो बढ़ाने हैं कि साहब हम आए थे। तो वो सब अपनी सेटिंग लगा रहे थे अपने भविष्य की, वो सब लगाते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी ऐसी है ही। आप ब्यूरोक्रेसी पर कभी सोचते हो कि आप लगाम लगा लेंगे? अब देख लीजिए, एक IAS एसोसिएशन है, वो ढक्कन है ना, कुछ नहीं करती ना, कोई कुछ हो रहा, कुछ नहीं कह रहे, मनोज कह रहे, कोई कुछ नहीं करता। हाँ, मैं सब कुछ कह रहा हूँ, सारी बातें मैं, ये तो मुझसे इस तरीके को कोई सवाल भी नहीं पूछ रही, मैं ही इस तरीके के जवाब दे रहा हूँ। तो IAS एसोसिएशन ढक्कन कर गई, कुछ नहीं बोलती। लेकिन जो IAS एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन IAS के, उसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसमें अनुराग यादव जिंदाबाद चल रहा है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें अनुराग यादव मुर्दाबाद चल रहा है। तो बटे हुए और बटे ही रहते हैं। तो वो भी बटे हैं, वो भी बटे हैं, इधर भी बटे हैं, तो मतलब सब बट ही गए मतलब। हाँ, यही एक्चुअली यही पॉलिटिक्स है।
यही पॉलिटिक्स है। अगर जिस दिन मतलब एक लार्जर इंटरेस्ट था इस देश के हिंदू मुसलमानों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास, जो भी थी व्यवस्था, उनके पास एक लार्जर इंटरेस्ट था, कम से कम हमारा हिंदुस्तान हमारा तो हो, इसलिए सब मिल के लड़ रहे थे। जरा सोचिए, जिस दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अगर हो जाएगा तो कौन किसको वोट देगा? सब एक नहीं हो जाएंगे। तो मजा ही इसमें है कि बटे रहे सब। कि कभी बटोगे कटोगे वाला मसला कर दिया जाए और कभी यूजीसी लागू कर दिया जाए, ताकि सब कुछ ना कुछ। यही तो पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस इसी पर तो थी। इसी कांग्रेस से मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े तोड़े, यादव और मुसलमानों को मिला के एक MY फैक्टर बनाया और समाजवादी पार्टी बना दी। यही वो कांग्रेस से ही गए। उसमें से दलितों को तोड़कर काशीराम ने बनाई बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उस आदमी ने सरकारी ऑफिसेस को भी चुना, BAMSEF, BS4, DS4 सब चलाए और बनाया। मायावती ने आके उसमें पैसा डाला और तेवर डाल दिए और एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गई। तो गए सब वहीं से हैं। अब इन्हीं में से जाने हैं। जैसे इस समय मायावती के चले गए, इस समय सब इधर आ गए। भाई मेरे ख्याल से तीसरी गवर्नमेंट बन गई है। मायावती की स्थिति बहुत खराब है। मायावती की स्थिति खराब नहीं हो गई है, मायावती को चुप करा के बैठा दिया गया है। बी टीम हो गई है वो बीजेपी की, शुरू से बी टीम थी। मायावती को बीजेपी ने चुप करा के बैठा हुआ है। क्यों? ओहो, फाइलें निकाली हुई, बहुत सारी फाइलें हैं, गड़बड़ है, घोटाले हैं, तमाम सारी चीजें हैं, बैठा दिया गया है। बैठ गई है वो, चुपचाप बैठ गई। कहाँ? वही हाथी था ना जो पहले तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार पे था, फिर आया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, फिर लाई मीम और भीम का फार्मूला ताकि मुसलमान और दलित मिलकर एक साथ हो जाए। लेकिन हाथी ने अंडा दिया है। एक चुनाव ऐसा भी आया जिसमें हाथी 0 पे था। अब मायावती खामोश है, लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई, चुनावी लड़ाई ध्रुवीकरण से निकलकर जातिगत पे आएगी पर की तरफ जा रही है, ये पिछले चुनाव में जा चुकी है, उसका नतीजा हो चुका है सामने। जिस तरफ जा रही है ये, उसको देखते हुए देखिए अचानक मायावती की 2 रैली हो चुकी है। मायावती के बयान आने लगे हैं। यही सतीश चंद्र मिश्रा से मैं कहता था कि कभी कभी ट्विटर, तो आप तो जानते हैं बहुजन समाज पार्टी और बहन जी ट्विटर ये सब इन सबको नहीं लाइक करती। अब उनके बयान आते हैं, उनके बयान आते हैं, मेवाराम का फोन आता है, भैया बहन जी ट्वीट किए हैं, जल्दी से इसको करवा दीजिए। फोन आता है बाकायदा, तो ट्वीट करने लगी है। सोचा अपने भतीजे को उन्होंने आगे किया और भतीजे को लगा कि भतीजा दूसरी तरफ जा रहा, तो मायावती की अपनी पार्टी में एक बात बिल्कुल ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, जो हूं मैं हूं। अगर भतीजे के थोड़े से पर निकले तो पर काट देंगी। वो यंग लड़का है, एनर्जेटिक लग रहा है, पॉलिटिकल ग्लिम्स उसके अंदर नजर आते हैं। उसको फिर से कुछ आगे किया है, लेकिन मायावती धीमे धीमे आगे बढ़ा रही है। जानती है क्यों? अगर पिछड़ों और दलित को बांटना है भाजपा को, क्योंकि अब पिछड़े और दलित की राजनीति आ गई, हिंदुत्व वाला हो गए, इसके लिए किसको सक्रिय करेंगे? वो मायावती। तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने फिर बी टीम नहीं है, बस आप ये मान के चलिए कि एक बस नाम ही नहीं बदला, बस नाम नहीं बदला, बस उस तरीके से, ताकि विपक्ष का नुकसान हो। विपक्ष जब करते हैं उत्तर प्रदेश की बात तो हम अखिलेश यादव को कहते हैं, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मायावती सबसे एक्टिवली करती है। मायावती नहीं, कांग्रेस आती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको वहां पे रोमिंग पड़ती है। वहां टावर तो सारे अखिलेश यादव के हैं, सिग्नल तो उनको अखिलेश यादव से ही मिलते हैं। इसलिए मायावती अब धीमे धीमे एक्टिव हो रही है। चलिए, अब काफी अपने अतीत की बात कर ली, राजनीति की बात सब कुछ कर ली। अब जरा कानपुर में पला बढ़ा एक लड़का, हाँ ठीक है, क्रिकेट भी खेलने का शौकीन, गाने का भी शौकीन, और इंजीनियरिंग में भी शायद सिलेक्शन हो गया था, वो पत्रकार क्यों बन गया? क्या मजबूरी आन पड़ी? मजबूरी कोई नहीं थी। इस जमाने में तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस जमाने में हम लोगों के घरों में, आपके भी घर में ऐसा होगा, उन जमाने में लड़का जैसे ही बड़ा होता था तो उससे कहा जाता था कि पंडित जी क्या प्रोग्राम है अभी और लड़की के लिए बहुत कूल एंड काम रहते थे
कि ये बीए करेगी, ये बीएससी करेगी, एमए करेगी, जो भी कुछ करेगी उसके बाद तुरंत इसकी शादी कर देंगे। हमारे यहाँ बुरी फैमिली में बाकी में था सिवाय मेरे। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पढ़ने या इन सब चक्करों में मार बहुत खाई। मतलब नहीं ऐसे इतना ऐसी वाली जब वरुण बड़ोला ने बताया था कि उस माँ को स्वर्ग नहीं मिलता हिंदुस्तान की जो अपने बेटे को मारती नहीं है। माँ ने नहीं मारा। माँ ने नहीं मारा, किससे? पिताजी से पिटे। माँ ने तो मेरे हिस्से की मार खाई है, पापा ने बहुत मारा। और मैं जब कहता हूं कि मारा तो वो सिर्फ तमाचा नहीं होता है, वो सिर्फ झापड़ नहीं होता है। मैंने डंडे से भी मार खाई है, मैंने एयरफोर्स की बेल्ट से मार खाई है, बकल साइड से। एक बार गुस्से में थे तो कुछ हथौड़ी से कुछ कर रहे थे, तो मैंने कुछ कह दिया तो उन्होंने हथौड़ी ऐसे कर दी, यहाँ पे हथौड़ी लगी है, पूरा मांस निकल गया। अरे राम। और एक बार हमारी एक मौसी के यहाँ, पहले आप पुराने शहरों में जाओगी तो कानपुर तो दरवाज़ों पर किसी न किसी भगवान की मूर्ति होती है। तो हमारे उनके यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति बन रही थी, तो उनके लिए एक त्रिशूल आया था मुरादाबाद से, वो बाय द वे हमारे घर में रखा था। वो दुर्गा जी के लिए पहले प्राण प्रतिष्ठा मेरे साथ हो गई। किसी बात पे गुस्सा आ गए। खैर मेरे भी कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि वो, मुझसे उम्मीद थी उनको, क्योंकि उस समय लड़कों से दो ही उम्मीद होती थी कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। और उनका जो सबसे खास दोस्त था, जो मेरे मौसा भी हैं, सगे, वो शर्मा जी का बेटा टाइप हो जाता है, उनका बेटा जो है वो पहले अटेम्प्ट में डॉक्टर हो गया। अब तो मुसीबत है भाई। बहुत मार खाई। और जो मैंने बताया कि मम्मी ने बचाने में जो कोई मुझे लग रहा था, वो चीज़ें उन्होंने भी कुछ अपने ऊपर झेली। और पता नहीं क्यों लिखने का शौक था, क्यों लिखना चाहता था। दादी फ्रीडम फाइटर थी तो 10 नंबर का कोटा एक मिलता था, तो वो फ्रीडम फाइटर्स को तो एक बार अटेम्प्ट किया तो पल्प एंड पेपर मिल रही थी, तो हमने कहा पल्प एंड पेपर नहीं, रुड़की के इंजीनियर्स उस समय ज़्यादा सिविल वाले ज़्यादा होते थे, तो लगा वो करेंगे। फिर कहीं हुआ नहीं। क्रिकेट खेलता था, पता लगा मैं 50 मार के ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तब तक पापा को पता चल गया कि मैच खेल रहा है। फील्ड पे आके हमने इधर गेंदबाजों की धुनाई की, पापा ने हमको पिच पे धुन दिया, मारते हुए घर तक लाए गए। और मार खाते खाते पक गए, गाना गाए। आप तो एक उसमें गए थे ना, शहर लेवल से जीते, हाँ। स्टेट लेवल जीते, नेशनल लेवल जीते, सारे गामा, अंताक्षरी। घर की जो वॉल थी ना, एक अलमारी थी हमारे घर में, जितनी बड़ी आपकी दीवार है इससे ज़्यादा बड़ी थी, 300-350 शील्ड्स लगी थी। बट पापा कहते थे कि ये पीतल की दुकान नहीं है। वो आज आप अपनी बेटी से कहती हो कि जो चाहो कर लो, मैं अपने बेटे से कहता हूँ जो चाहो कर लो। वो पढ़ने में 99% वाला बच्चा है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग करते ही उसे बॉम्बे जाना है, उसको डायरेक्टर बनना है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि करे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। बट एक चीज़ समझ में आती है कि लिखता चला गया, अखबार में आया, अखबार से टीवी में आया, सब में आया, लेकिन लिखने कलम नहीं छूट रही थी। मुझे लगता है मैं जिंदगी भर उस आदमी को दिखाता रहा कि देखो मैं कुछ बन गया। पता नहीं मुझसे संतुष्ट कहते तो हैं, पता तो लगता है कहीं ना कहीं से कि वो मुझ पर बहुत गर्व करते हैं। डायरेक्टली कभी नहीं कहा उन्होंने। मैं शायद कभी कोशिश करता हूं कि जो डॉक्टर या इंजीनियर वो मुझे बनाना चाहते थे, उन डॉक्टरों के मंत्री, उन इंजीनियर्स के मिनिस्टर्स मुझसे अलग तरीके से बात करते हैं। पता नहीं वो संतुष्ट है कि नहीं है, लेकिन मार बहुत खाई। मैं रो दूंगा। मेरा बड़ा वो हार्ड चैप्टर है। एक्चुअली आपको बात बताऊँ मनोज, आजकल से मेरी बेटी से बात होती है, अब कॉलीग से, आजकल के बच्चे कहने लगे हैं पता है
कि आप लोगों की पीढ़ी बहुत सारा ट्रॉमा कैरी कर रही है। आप लोग अपने माता पिता से कभी वो कह नहीं पाए। अब हम जेनजी को बदनाम ज़रूर करते हैं, लेकिन जेनजी की अच्छी बात है। इन्हें अगर अपने पेरेंट्स की भी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो पलट के बोलते हैं। अब हम उसको बदतमीज़ी कहने लगे। लेकिन मुझे कई बच्चों ने कहा कि आपकी जनरेशन जो जेन एक्स है वो बहुत ट्रॉमा लेके चल रही है, और ये ट्रॉमा ऐसे निकल आता है। पापा जिस कमरे में आते थे तो जहाँ पे लेटे होते थे तो बैठ जाते थे, बैठे होते तो खड़े हो जाते थे, खड़े होते तो कमरा छोड़ देते थे। एक बार शीशे में देख के बाल काट रहा था अपने, और हेयर स्टाइल का बड़ा शौक रहता था हमेशा से। तो कर रहा था तो मम्मी पीछे से इशारा कर रही थी कि पापा खड़े हैं। मतलब मम्मी को भी मालूम था कि तुम गलत कर रहे हो ये। तो थोड़ी देर बाद मैंने पलट के देखा तो पापा जा चुके थे। तो मम्मी ने कहा कि बाहर गए। फिर पापा ने आवाज़ दी मम्मी को, मम्मी आई, बोली बुला रहे हैं बाहर तुमको। मेरे हाथ पांव कांप गए, बहुत डर था। बाहर गए, उन्होंने इशारा किया स्कूटर के पीछे बैठने का। मैं बैठ गया। हमारे मोहल्ले को पार करके एक नाहू हुआ करता था हेयर ड्रेसर, उसके पास ले गए कि इसके मशीन चला दो। आज की तारीख में हम जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं, वो हेयर ड्रायर उस समय बालों को स्टाइल करने के लिए बदली। लौट के आए तब तक मेरे मशीन लगा के बालों को बहुत वो कर चुका था। और पापा लौट के आया तो उसको डांटा कि तुमने ये क्या किया। बोले आप ही ने कहा था मशीन चला दो। बोले मैंने मशीन चलाने को कहा। बैठ गया। दिसंबर जनवरी की सर्दी थी, छोटा था काफी, हाई स्कूल में होगा। सारे बाल मेरे कट कट के गिर रहे थे। जानती हैं कि इस बात की खुशी थी? बाल कटे, मार नहीं खाई। लेकिन एक बात आपको बताऊं, मुझे लगता है आपने जो मेरा परिचय दिया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने गाना गाया, मैंने प्रिंट में पत्रकारिता की, टीवी जर्नलिस्ट हुआ, किताब लिखी, फिल्म के डायलॉग लिखे, शायद ये वो सारी चीजें हैं जो सिर्फ मैं उस आदमी को दिखा रहा हूं, सिर्फ उस आदमी को दिखा। आपने भी कहा उनसे? नहीं, आपको कहना चाहिए। मैं नहीं कहा, माँ से कहता था। और माँ तो अब चली गई। उस जमाने में एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करती थी जो कोरिया ओरिया तक जाती थी, पर कानपुर की थी, हेलियंस नाम था उसका। तो जब वो उनका एक प्रोग्राम हुआ तो मैं बच्चा था, तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला गया। थैंक यू। पानी? नहीं, तो मैं बच्चा था, सीढ़ियां चढ़ के चला गया। तो बहुत लोग चढ़ रहे थे, तो शायद उनको गुस्सा आ गई होगी, तो उन्होंने उसको हटाया और मुझे धक्का लग गया, मैं सीढ़ियों से नीचे गिरा के। कट टू बहुत साल बाद उसी ऑर्केस्ट्रा के जो ओनर थे, शंभू मित्रा, वो मेरे पापा के पास आए और उन्होंने पापा से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसको पर प्रोग्राम, ये बात है 86, 87, 89 की, मैं इसको पर प्रोग्राम इतना पैसा दूंगा। 500 रुपये या कुछ भी था, बहुत होते थे 500 रुपये उस जमाने में। उस समय लड़कियों को 1200 रुपये मिलते थे, और प्रोग्राम अगर कानपुर में है तो 500, और कानपुर के बाहर है तो 1000, डबल पेमेंट होता था। तो मैंने फट से खाने में ऑर्केस्ट्रा में गाना नहीं गाऊंगा, मुझे ऑर्केस्ट्रा में गाना नहीं गाना। लेकिन उनका आना जो था वो पापा को ही छाप पड़ गई कि ये गाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ कॉम्पिटिशन में गाना। मैंने आज तक सिर्फ कॉम्पिटिशन किया, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ऑल इंडिया जीता तो मुझे टी सीरीज से एक गाने का ऑफर था, दिल है कि मानता नहीं फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार कर। मैंने जाके बॉम्बे रिकॉर्ड कराया है वो गाना। अच्छा। हाँ, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मेरा गाना ओवरराइट होके देवाशीष दासगुप्ता ने गाया बाद में। होता है।
अब मुझे बॉम्बे में अगर सिंगिंग करियर में वो लगाना था, सारा जोर लगाना था, तो मुझे बॉम्बे रहना था। घर से तो पैसे मिलते नहीं, तो रहना कैसे पड़ता बॉम्बे में। तो बॉम्बे में हम नौकरी करते, तो नौकरी हम क्या करते, तो हम गाना गाते किसी होटल में, तो नहीं गाना था। हारमोनियम पैक किया, वापस। तो वो जो आए शंभू मित्रा, और जब वो गए तो पापा ने कहा देखना एक गवैया बनेगा और दारू पिएगा। मैंने आज तक बियर की बूंद नहीं पी है, केवल मां को वचन दिया था कि मैं जिंदगी में कभी दारू नहीं पीऊंगा। मैंने आज तक ड्रिंक नहीं किया, कभी नहीं, जबकि मेरा पेशा गाना रहा, जर्नलिज्म रहा, जिस पर ठप्पा है शराब का, नेटवर्किंग ही उसी से। कभी नहीं आज तक। बट मनोज, पता है मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, अच्छा है, अभी किस्मत है कि पिताजी हैं अभी। हाँ बहुत, बिल्कुल। आपको उनके सामने मैं निर्बाध रोज उनको पूजा में याद करता हूँ, मैं रोज उनको धन्यवाद बात देता हूँ। करनी चाहिए। हाँ कर लूंगा। आजकल लोग कहते हैं, ये थेरेपी के वो होते हैं कि अगर आपको कोई भी शिकायत है उनसे कहिए। हम लोग नहीं कह पाए, हमारी पीढ़ी नहीं कह पाई। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या उनको इतने साल का एक दिन कुछ कह दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, कहना, लड़ना थोड़ी है। नहीं लड़ना नहीं है, उनको बस उनको पापा उनको अच्छा नहीं लगा था, उनको ठेस नहीं देनी है। ठेस नहीं होगी, हो सकता है उनके लिए भी अच्छा हो कि वो जाने, और फिर शायद हो सकता है गले लगा पाए आपको। नहीं, गले लग जाता हूँ, मैं खुद ही चिपक जाता हूँ उनके। अब तो बेचारे एक्चुअली क्या है ना कि 75 76 हैं, वो 77 है। ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल वर्किंग। मैं उस आदमी को बिल्कुल इस मामले में एडमायर करता हूं। वर्क एल्कोहलिक, शानदार हीरो, अपने जमाने में देवानंद लगने वाला बंदा, तो ठीक मारा होगा। आज मैं खुद अपने आप से कहता हूं ठीक मारा होगा। शायद मैं नहीं खरा उतर पा रहा हूं, या उस समय शायद उनके पास एक बात और भी थी। मेरी सिस्टर छोटी थी, हम सब बेंगलोर में थे, पापा एयरफोर्स में थे। तो सिस्टर रात में रोई। उस दिन पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी। उस समय में एनिवर्सरी कुछ नहीं जानते, मैं शायद 3rd में पढ़ता था या 2nd में पढ़ता था, 2nd में था शायद। तो माँ रात में उठी है, सिस्टर के लिए उसने दूध बनाया, सिस्टर गोद में थी, रो रही थी। तो तेल की, मट्टी का तेल की जैरकिन गिर पड़ी, उससे उसके गाउन में उन्होंने आग पकड़ी। और हम सवेरे उठते हैं, सामने प्रसाद अंकल रहते थे, साउथ इंडियन थे। मैंने उनसे पूछा मम्मी कहाँ? तो उनका मम्मी तुम्हारा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा अच्छा। बहुत देर बाद पापा आए, तो मैंने कहा पापा मम्मी कहाँ है? दोनों भाइयों ने पूछा, तो उनका बेटा मम्मी जो है वो जल गई है तुम्हारी। अच्छा। तो उन्होंने बहुत दिनों तक माँ से नहीं मिलाया। तब केवल पूरे एशिया में प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ पूना के मिलिट्री हॉस्पिटल में होती थी। हमारा ट्रांसफर हुआ पुणे। तब पापा गए तो एक मच्छरदानी जैसी चीज थी जिसमें माँ बंद थी, और माँ ने मुझे देखा तो मैं माँ को नहीं पहचान पाया। तो माँ हंसी, एक्चुअली मुस्कुराई। तो मुस्कुराई तो उनका एक दांत यहां से टूटा हुआ था, वो मुस्कुराहट, मैंने कहा मम्मी है ये। वहां से उनको लेके हम पुणे आए। अब हमें कुछ नहीं मालूम, हम बच्चे हैं, बस मम्मी मिसिंग है। शी वॉज 48% बर्न, 48% बर्न। आपको मालूम है जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह क्या किया मैंने आज तक? सबसे बड़ा गुनाह, आज कबूल रहा हूं इस बात को, कहीं पहली बार मम्मी की पीलिंग की जाती थी। जैसे खीरा छीलते आप, वैसे पीलिंग की जाती थी। उनकी गर्दन चिपक चुकी थी, उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थी, इस तरीके से थी, उनकी पील किया जाता था। हम पहुंचे, मैं बच्चा था, हम पहुंचे तो वो ऐसे सीधी लेटी हुई थी कि वो हिल डुल नहीं सकती। तो धीमे 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 पापा मुझे अंदर तक ले गए। शायद वो बर्न वार्ड था, शायद बर्न वार्ड। तो गए तो माँ मुझसे ऐसे ही बोल रही, लेकिन माँ का पूरा वो गुलाबी मांस वाला शरीर देख के मैं वहां से भागा और चिल्लाने लगा, मम्मी का भूत आ गया, मम्मी का भूत आ गया। आज मुझे लगता है यार वो रोने लगी थी। शी वॉज क्राइंग कि मेरे बच्चे मेरे सामने से भाग गए। सबसे बड़ा पाप था दुनिया का। उसके बाद सिर्फ हम 2 बच्चों के लिए वो माँ
48% जिंदा जलने बर्न्स के बाद बाद भी जिंदा रह के आई थी। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये जो चिपक गया था ना, तो इसको ऐसे ऊपर किया गया। कैसे? ये जो बट पड़ता है हमारे, ये बट पेट से निकाला जाता है, उस बट को काटा जाता है, बीच से फैला दिया जाता है, फिर उस बट को वो आपकी एक गर्दन में लगाते हैं, उसका एक हिस्सा छील के, मांस है वो भी खाल के साथ, और इतना स्क्रैच करके यहाँ जोड़ देते। तो मम्मी ऐसे रहती थी, वो बीच का मांस ऐसे रहता था यूं, उसमें जान ला रहे थे वो। फिर वो कभी पेट से पेट में जोड़ते थे, फिर उसी को काट के फैला के यूं जोड़ा गया, तो मम्मी की गर्दन उठी। बट ये वाला जो हिस्सा आपको बता रहा हूँ, जब ये मम्मी ये थी, तो मम्मा नर्स से झूठ बोलकर मिलिट्री हॉस्पिटल से घर आती थी और हम लोग के लिए खुरमे और मठरी बना के जाती थी कि बच्चे खाएंगे 30 दिन तक, और यूं बेलती थी, यूं ऐसे बेलती थी। एंड शी वॉज ह्यूमरस लेडी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। एक कहते हैं एक बेटी अपनी बढ़ती उम्र के साथ जो भी डेवलपमेंट होते हैं अपनी माँ से डिस्कस करते हैं। मैं वो बेटा हूं जिसने अपनी उम्र के बढ़ते हुए डेवलपमेंट से अपनी माँ से डिस्कस किया कि माँ मुझे ऐसा हो रहा है, अब माँ मेरे संग ये हो गया है, माँ ये क्या, सब बताती थी, सब बताती थी। कभी कोई लड़की पसंद आ गई, कभी कुछ हुआ, कोई भी किसी भी तरीके का वो, तो वही डिस्कस करती थी। पापा का नाम बताओ, हम का होता, और फिर वही बात है, हमने ना सुनी होगी, तुमने कुछ तो कहा होगा, लेकिन वो यूं ही चली गई। कभी कभी लगता है यूं ही जाना ठीक था, लेकिन जब उनको चिता में जलाया ना, तो मैंने कहा अरे आग तब नहीं बिगाड़ पाई थी, आग कब क्या बिगाड़ेगी इनका। जो आग उनको जला नहीं पाई, वो चिता उनको क्या भस्म करेगी। तो वो एक ट्रॉमा है। माँ के बाद बहुत ट्रॉमा हुआ, फिर एक के बाद एक घटना बहुत ज्यादा होती चली गई। बट मेरे ख्याल से आपके खाते में सबसे बड़ा डेबिट और सबसे बड़ा क्रेडिट अगर कोई भी होता है तो माँ होती है। लेकिन आपके खाते में बहुत प्यारा क्रेडिट आपकी बेटी के रूप में भी है। हाँ हाँ, जो आपकी बहुत लाडली है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लाडली है। मतलब मैं तो सच बताऊँ आपको, मैं इसको कहने से कतई गुरेज नहीं करता। मेरी अपनी जिंदगी में महिलाओं का ही योगदान है। मेरी दादी ने मुझे संस्कार सिखाए, फ्रीडम फाइटर थी, संस्कार दिए। नानी ने कर्म दिया, पैदल चलती थी बंदी 20-20, 40-40 किलोमीटर, और हर लड़की को उसने अपने पाँव में खड़ा किया था। तब बच्चे 7 बच्चे 8 बच्चे हुआ करते थे, 6-6 7-7 मौसियाँ हुआ करती थी, सबको बनाया उसने। सब प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए, इवन मम्मी भी। तो दादी ने संस्कार दिए, नानी ने वो दिया कर्म। बेटी, सखी, सहेली, पत्नी, जो रूप आप समझ सकती हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप भी क्यों ना दोस्त हो मेरे, इतने अच्छे दोस्त हो, मैं हमेशा उनके पैरों को देखता हूं। मैं आज आपको बहुत मन की बात बता रहा हूं, मुझे लगता है इनका सबका आशीर्वाद होता है। जो आपकी माँ भी सरवाइव करती है, जो आप हारते हारते कुछ जीतते हैं थोड़ा बहुत, जो आप कुछ नाम कमा पाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है, साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, गाड़ी दिलवाई, सब इन और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। मैं सिर्फ उनके पैरों को देखता हूँ। मुझे सिर्फ पैरों में ही वो इज्जत, वो संस्कार, वो मेहनत, जो कुछ है सब वहीं से निकलती है। मतलब मेरे लिए महिलाएं बहुत, मतलब आज भी बैठा हूं तो आई एम ब्लेस्ड। कुछ सुनवाती हूँ आपको। हाय रिचा आंटी, पापा के बारे में एक राज बताऊं? वो समय से नहीं, चाय से चलते हैं। सुबह से रात तक कभी अपनी किताब लिखने में खोए रहते हैं, तो कभी अपने पॉडकास्ट के जरिए अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। दुनिया के लिए वो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मेरे लिए वो सुकून भरी चाय जैसे हैं। और एक राज बताऊं? वो सबसे 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 बेस्ट हैं। ये कहां से आ गई? सोच नहीं सकते मैं इसको कैसे लाई हूँ। अरे बाप रे बाप, सरप्राइज। ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।
तो गुड़िया माँ मेरी। बेटी पत्नी गुड़िया मैं इसके सही पैर है। छूता हूँ, मालूम है? हाँ मैं पैर छूता हूँ इसके, तो हमेशा मना कर दिया, अरे नहीं बाबा, अरे मैं पैर छूता हूँ इसके, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोटी बड़ी आप किसी से भी कह दो, आप अभी कह दो कि मैं आपके पैर छू लूं, मैं छू लूं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं हूं ऐसा। मुझे बहुत बहुत मुझे लगता है जो कुछ भी मिला उन्हीं से। अरे वो कोक नहीं होती तो मैं कहां से होता, बड़ी सीधी सी बात है। मनोज, अभी हमने इतनी सब बात की, और जैसा मैंने कहा कि कहा जाता है कि हमारी जनरेशन बहुत ट्रॉमा लेके चलती है, और एक समय तक हम लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक हमारे लिए शब्द नहीं थे। और मुझे कई बार लगता है थैंक्स टू जेन जी, इन्होंने हमें बताई ये इन शब्दों के बारे में। कभी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हुए? 3 साल एक वो पीरियड था जब डिप्रेशन नाम का डी भी समाज नहीं जानता था, नहीं जानते थे हम लोग। है ना। और सड़क पर जब कोई पागल व्यक्ति दिखता था तो हंसते थे लोग, अरे ये पगला गए। अरे कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता दिख जाए तो कहते थे पागल हो गए। साइकेट्रिस्ट कौन होता था मुझे तो ये भी नहीं मालूम। हमें सिर्फ साइकेट्रिस्ट पता है, काउंसलर्स नहीं पता थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं पता थे। फिर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सब आए। तो मम्मी के जाने के बाद बेटी को अचानक एक प्रॉब्लम हुई, और मतलब 2-3 दिन से उसको वॉमिटिंग हो रही थी, और फिर वो अचानक उसको ये हुआ कि लगता है कुछ गलत खा लिया। तो जैसे ही वो उसमें पहुंची अल्ट्रासाउंड, तो उसने कहा तो इनको तो तुरंत ले जाइए, इनका अभी ऑपरेशन होगा। और शादी हुई थी बस कुछ दिन पहले। डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि दोनों फैलोपियन ट्यूब इनको सब गड़बड़ हो गए, रैप्चर कर गए। अब एक बाप के लिए कि 7-8 महीने शादी के हुए, यार क्या होगा, कैसे होगा। ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं था। ये हुआ और मम्मी गिर गई। उन्होंने मान लिया कि बुढ़ापे में जो गिरते हैं वो कभी उठते नहीं है, मेमोरी लॉस हो गया उनका। उसके बाद वाइफ को एक सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, और डॉक्टर कहते हैं कि यहां तक का खतरा है, जहां तक आप सोच रहे। फिर धीमे धीमे हालत ये हो गई कि घटना पे घटना, घटना पे घटना, और मुझे ये लग रहा था कि जर्नलिज्म छोड़ा हुआ है, और फैसले के साथ छोड़ा था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक में धीमे धीमे मुझे लगा कि मेरे पैर झंझना रहे हैं। ये मेरा पहला वो था। करने के बाद करते 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 2-4 टीवी फूक चुके हैं, फ्रिज जा चुका है। एक घर में सामने मेरा ऑफिस है, वहां अचानक भड़बड़ भड़बड़ करके सब आग लग गई। वो बुझी तो लगा यहाँ लाइट तो नहीं आएगी, रात का 3 बजे, सामने वाले घर चलते हैं, ऑफिस में सोते हैं, वहां भी लाइट फूकी हुई थी। कार के 8 एक्सीडेंट हुए, किसी में कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये घटनाएं होती जा रही थी, तो मैं अपने आप को मान रहा था कि मैं डल हो रहा हूं। अब मुझे ये नहीं मालूम मैं क्यों हो रहा हूं, लेकिन मैं होता जा रहा हूं। पैरों का झंझनाना, हाथों का झंझनाना, छोटी छोटी चीजें परेशान करने लगी। आप विश्वास मानिए, मैं 9 बजे अपने दफ्तर बैठता था, मैं 10 बजे अपने दफ्तर से आता था, और पूरे वक्त यूं बैठा रहता था दफ्तर में, सिर्फ रोता था, और मुझे कुछ नहीं मालूम था मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा थॉट आने लगा कि जैसे मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। अब वो माँ का जाना था या क्या था मुझे नहीं मालूम, समझ ही में नहीं आ रहा था। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा मैंने। एक रात उठा, सब लोग सो रहे थे, तो एक दुपट्टा बाहर टंगा हुआ था, फिर ऊपर एक अलमारी थी, उसमें साड़ियाँ थी, मुझे मालूम था। तो मेरे ऊपर वाला पोर्शन था, मैंने सोचा वहाँ चलते हैं। वो साड़ी निकाली, कमरे तक गया, दुपट्टा फेंका पंखे में, और लगा कि आज खत्म कर लेते हैं सब। पता नहीं क्यों, क्या कुछ आवाज लग गई है, जो कुछ भी था, चुपचाप वो साड़ी तहाई अलमारी के अंदर रख दी, और चुपचाप आके सो गया। और देखा कि बाप रे बाप, अभी तो बहुत कुछ करने को था। ये बरगद गिरा तो इसके नीचे बहुत सारे लोग दब जाएंगे। बेटे की याद आ गई, बेटी की शादी हुई थी वो याद आ गई कि अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं,
बेटा कम से कम कमान संभालने लायक तो हो जाए। एक बार ऑफिस में भी ऐसे ही हुआ, वो अचानक से अटैक होता है, मुझे नहीं मालूम है क्यों होता है, जैसे स्लीप वॉकर्स को नहीं मालूम होता होगा क्यों ऐसा करते हैं। आपने कभी थेरेपी लेने की कोशिश की? मैंने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, मेरे एक डॉक्टर उनको फ़ोन किया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने मुझे एक दवा दी, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे दवा दी, मैं चुपचाप वो दवा खरीद लाया। मैं ऑफिस जाता था, दवा को सामने रखता था और दवा से बात करने का मतलब है दवा से बात करता था मैं, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि तुम मुझे बचा सकती हो, तुम मेरा अच्छा कर लोगी, सब ठीक कर दोगी तुम, ये जो सब कुछ हो रहा है सब इससे सब कुछ ठीक कर दोगी, ये केवल मुझे खुश कर दोगी बस। ऐसे बात करता था। एक गोली नहीं खाई आज तक, नेवर, भगवान की कृपा है, टच वुड, कुछ नहीं किया। फिर आए कहानी पे, मुझे लगा केवल यही एक चीज़ है जो मुझे बचा सकती है। कहानी लिखने लगे, कहानी सोचने लगे, कहानी ड्रॉ करने लगे, सब कुछ करने लगे, और सच में वो कहानी ने रानी बन के मेरा हाथ पकड़ा, माँ बन के मेरा हाथ पकड़ा, बहन नानी बन के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस खींचा। और 3 साल में वो कौन सा वक्त होगा कि बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे आँख चेक करने वाली एक मशीन होती है जिसमें आप देखेंगे डप से बोलती है एकदम से, वो प्रेशर आता ना, तो वो ठप से हुआ। और ये मनोज राजन त्रिपाठी जो 2 सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, 3 साल से डिप्रेशन में था, वो अचानक ऐसा हुआ जो आज हमारे सामने कसाईवाड़ा। वो कहानी कसाईवाड़ा है। वाह। तो चलिए, मैं पहले इसमें लिखने वाला था कि ऐसे वक्त में थी, फिर मुझे लगा क्या सबको बताना। अच्छा एक बात बताइए, अब थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे ले जाते हैं। हम लोग ना जब बात करते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, तो मैं कहती हूँ और कानपुर के गुंडे, और ये मुझसे कहते हैं और झांसी की रानी। कानपुर बहुत ही, मतलब आपकी क्या याद है कानपुर से? मैं कहने वाली थी हम लोगों ने बहुत बदनाम किया हुआ है शहर को। एक्चुअली कानपुर की एक टैगिंग हो गई है पान मसाले के साथ, पान मसाले के साथ टैगिंग थोड़ी गुंडागर्दी के साथ भी। अब गुंडागर्दी तो बिहार में ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने कई दशक बुम्बैया भाषा फिल्मों में सुनी है। अब आप कम से कम 1.5 दशक से कानपुर सिर्फ कानपुरिया भाषा सुन रही है। साफ है, स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है कानपुर के पास। कानपुर स्पॉइल्ड जीनियस का शहर है। वहां एक से एक स्पॉइल्ड जीनियस है। वहां जब ट्रांसफार्मर फूकता है तो एक उत्सव होता है, हाँ, कि मतलब वक्त काटने का समय आने वाला है। फिर उनमें से एक कहेगा गुप्ता से बात हो गई है, अब की हमने कहा कि नया लगेगा। तो नया ट्रांसफार्मर जब आता है तो लुंगी को आधा और चढ़ा के, बनियान पहन के, और कुछ लोग वो बमचम वाले लोअर और बनियान पहन के, मसाला खा के जो बात करेंगे, ये ट्रंप काहे नहीं मोदी को समझा रहा है, काहे के लिए बौराया पड़ा है। तो कहेगा पार्टनर 100% मोदी ने कहा होगा कि तुम पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाओ, हम बता रहे हैं। अरे अब मोदी, हमको ना बताओ मोदी। तो इस मिजाज का है कानपुर। वहां पे आइडेंटिटी है कानपुर किसी की, जैसे मैं कानपुर का हूं, लेकिन कानपुर आइडेंटिटी है। वहां पे कुछ गालियां ऐसी भी हैं जिसके लिए जबान चलाने की जरूरत नहीं होती, केवल इशारे हो जाते हैं। और इशारा भी कोई भद्दा नहीं होता है, लेकिन वो लोग समझ में आ जाता है, वहां जानता है आदमी की ये इशारा कर दिया, हम में ऊपर भारी है। आप फॉर्च्यूनर से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, अगर एक रिक्शे वाला वहां आपको मिला, क्योंकि रिक्शे वाले को लोग अमूमन गरिया देते हैं, अगर उसने गरिया दिया तो ये भी आप मान के चलिए कि रिक्शे वाला अपने रिक्शे की ब्रेक लगा के फिर क्या बात है, इस तरीके से आ सकता है आपके पास। मैंने एक बार देखा था कानपुर में, एक रेलवे क्रॉसिंग के बाद एक रिक्शे वाला 3 जीप पे बैठे 4-5 लड़कों को अकेले मार रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, रिक्शे वाले के दम था। इंडो डच स्कीम आई तो नीदरलैंड के ऑफिशियल्स आते थे कानपुर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा
कि गुमटी नंबर 5 के पास जब मेरी कार जा रही थी तो एक पैदल आदमी मुझे ओवरटेक कर रहा था। स्पीड की बात है कि वहां पैदल आदमी भी कार को ओवरटेक कर लेता है। नहीं चल पाएंगे आप वहां पे। कानपुर में कड़वे तेल की झलक है, देशी घी की महक नहीं है, छम से मारता है आपको, वो कानपुर है। बट थोड़ा सा पीछे जाइए, कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर अंग्रेजों के लिए कानपुर था, पोर्ट की वजह से। शेर शाह सूरी ने दिल्ली से कलकत्ता की अगर हाईवे बनाई, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो कानपुर से। पहली आईआईटी उत्तर प्रदेश में, एकमात्र आईआईटी है कानपुर। हरकोट बटलर कानपुर। केन गन्ना का रिसर्च, क्या नाम है उसका मैं भूल गया हूं, गन्ना संस्थान है वो, अकेला। पल्स रिसर्च अकेली कानपुर। पूरा उत्तर प्रदेश कहीं भी कुछ करे, जो नोएडा होगा ये सब बैठे होंगे यहाँ पे, कितना बड़ा कारखाना चला ले, लेबर कमिश्नर कानपुर है, जाना वहीं पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों होता है। अरे तो वो समय बस चुका है, वही है, क्या करेंगे आप। अंग्रेज बसा गए हैं, बता गए हैं कि यहीं बैठना है। उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हेड ऑफिस कानपुर। यूपीएसआईडीसी जो आप देखती होंगी तमाम सारी लोकेशन, हेड ऑफिस कानपुर। यूपी हैंडलूम, हम लोग विज्ञापन देख देख के थक गए यूपी हैंडलूम का, कानपुर। एवरीथिंग इज इन कानपुर। सेंट्रल स्टेशन कानपुर, कहीं चले जाइए कानपुर सेंट्रल। जंक्शन नहीं है, जंक्शन बहुत है, सेंट्रल कानपुर वो है कानपुर। और कानपुर से बेहतर और सस्ता शहर कोई नहीं हो सकता। आप वहां पे 10 रुपए में एक टाइम का खाना खा सकते। आज भी? आज भी। कहाँ खाते हैं आप? कहाँ खाते हैं आप? कहाँ पसंद है खाना कानपुर में? कानपुर में खाना, हाँ अब देखिए, अब इस समय की बात करेंगे तो अलग बात है कि मैं अभी भी टपरी पे खाना खाता हूँ। मुझे आप जाइए, घंटाघर चौराहा है, वहां पे एक होटल है जय सिया राम। अच्छा, उसका नाम, मैं कानपुर गई थी, आपने मुझे यहाँ भेजा था, याद आ गया। नहीं वो पंडित उपवन है। अच्छा, जय सिया राम जगह है। जय सिया राम जाइए, खुला पड़ा है पूरा, टेम्पो का धुआं भी है, गाड़ियों की धूल भी है, पर जय सिया राम से ज्यादा अच्छी अरहर की दाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। सच्ची? जी, खीर ला के देगा आपको, कानपुर जाना खा के आप उंगली चाटती रह जाएंगी। टॉक ऑफ द टाउन एक जगह है जहां मैंने शायद 90 में पहली बार आंखों से देखा कि ये चाउमीन होता है। आंखों से पहली बार देखा। कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहां पे, आज तो और भी खुल गए। पर टॉक ऑफ द टाउन का जो 10 रुपए प्लेट का इतना ज्यादा मिलता था चाउमीन और फ्राइड राइस, वो हम लोग की हाँ कि यादों आप का खाते हिस्सा खाते भी है थक ना, जाएंगे। nostalgia। आज भी वही टेस्ट और क्वांटिटी भी वही, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, लेकिन दुकान वहीं पे है। पानी के बताशे खाने और बिरहाना रोड निकल जाए। अकेला बिरहाना रोड जो है हमारे कानपुर का, लखनऊ को 10-12 अकेले खरीद सकता है। तो आज आप अपने आप को, आज भी अपने को कानपुर वाला मानते हैं, लखनऊ वाला? लखनऊ ने बिगाड़ दिया। कानपुर ने एक काम किया था, कभी ये नहीं बताया था कि कौन कायस्थ है, कौन गुप्ता है, कौन ठाकुर है, कौन मुसलमान है, ये भी नहीं बताया था। हम सब बहुत कायदे से रहते थे। जैसे ही लखनऊ आता हूं ना, तो पहली बात तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के बाद शिया सुन्नी, फिर आते हैं कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये यादव है, और ये फिर आते हैं और आगे, फिर हम केवल त्रिपाठी पे अटक जाते हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब हमको अपने ही त्रिपाठियों के साथ रहना है। ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मणों में भी त्रिपाठी। राम भद्राचार्य कह देते ना कि अरे ब्राह्मणों में भी उपाध्याय और पाठक, ये सब नीच ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण में भी कोई नीच होता है? अच्छा भाई ठीक है, तो हम त्रिपाठी ठीक होते हैं क्या? तो बाद में पता लगा कि अरे तुम कन्नौज के कानकुब्ज ब्राह्मण हो, सरयू पारी ज्यादा अच्छे होते हैं। सरयू पारी मतलब अयोध्या में सरयू पार करिए, उस घर के ब्राह्मण ज्यादा अच्छे होते हैं, त्रिपाठी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ आके त्रिपाठी में कितने पाठी है, ये तक सीख। अच्छा सुनिए ना, ब्राह्मण से बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया। अभी हाल ही में जो उरई के गांव में हुआ है, ब्रजेश पाठक जी के बारे में जो एक भाषण हुआ है, उस पर आपने ब्रजेश जी से बात की? ब्रजेश जी से मैंने कहा, हाँ। अब देखिए ऐसा, ब्राह्मण से आपके ब्रजेश जी याद आ गए हमको, पाठक जी। हाँ ठीक बात है। देखिए ब्रजेश जी को जब अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर झंझट हुआ और चोटी पकड़ पकड़ कर बटुक मारे गए, तो 1 महीने बाद
1 महीने बाद घटना के, पहले तो केशव मौर्य बोलते रहे कि प्रभु शंकराचार्य से मेरा प्रार्थना है कि वो नहा लें। 1 महीने बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि बटुकों के साथ जो गलत वो अन्याय हुआ है, और फिर उन्होंने अगले दिन बटुकों को अपने घर बुलाया। 1 महीने बाद। ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता है, इसलिए डिप्टी सीएम बनाए गए, और जैसे वो डिप्टी सीएम बनाए गए ब्राह्मणों की सारी समस्याएं खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। तो कविराज जो आजकल, कविराज भी ब्राह्मण है, कविराज भी ब्राह्मण है, वो इस समय वो हो गए हैं, राम कथा सुनाने लगे हैं, राम किंकर हो गए। उनको पहली ही चीज नहीं मालूम है कि राम किंकर जी जब कथा सुनाते थे अहंकार नहीं था। आपको बोलना, शब्द, वाक्य, विन्यास, ज्ञान, मेमोरी, सही टाइम पे रैम का खुलना और सारे रेफरेंसेस देते जाना, उसको बोलते ना आदमी वाकपटु है, आदमी इच्छा बोलता है। उसमें अगर अहंकार है तो काम खत्म हो गया। अहंकारी की तरह बोलते हैं कुमार विश्वास, और वही अहंकार सौरभ द्विवेदी के जालौन वाले प्रोग्राम में भी देखने को मिला। उन्होंने ब्रजेश पाठक के लिए, अब उनके मुताबिक हमारी दोस्ती है, उनके मुताबिक हमारी दोस्ती है, ब्रजेश पाठक के अनुसार क्या है? उनके ब्रजेश साथ- पाठक के अनुसार भी हमारी दोस्ती है। अच्छा, हमारी दोस्ती, उनको बुरा नहीं लगा जो कहा गया? जितने भी उत्तर प्रदेश में जितनी बार कुमार विश्वास बुलाए गए हैं उतनी बार ब्रजेश पाठक लाए हैं, वही लेके आते हैं उनको। अब लाएंगे तो है नहीं, क्यों नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। अरे ये सब बड़े लोगों की बड़ी बातें, इमोशनल चक्कर में कहां फंसना। ये हमको आपको इमोशनल चक्कर में फंसा के वोट ले लेते हैं भाई। हम लेकिन क्यों, आपको अच्छा वैसे लखनऊ में कुछ बातचीत हुई इस बारे में? जिस तरह खूब। से देखिए, कुछ भी है, आप दोस्त हो सकते हैं, आप और खूब। मैं दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। खूब। कल को आप कहीं मंत्री बन जाते हैं, मैं मंच पे हूँ, तो मुझे याद रखना होगा कि ठीक है मनोज मेरे दोस्त हैं, मैं यहाँ बैठ के शायद उन्हें कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मंच पर मनोज जितनी जनता बैठी है उसके लिए मंत्री हैं, तो इतना ध्यान तो मैं रखूंगी। एक काम करते हैं, चैलेंज करता हूं कि कुमार विश्वास योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे बोल के दिखा दें। तो कहेंगे वो मेरे दोस्त नहीं है। हो, लाख दोस्ती हो, ऐसे बोल के दिखा दें। नहीं दिखा पाएंगे। आप सार्वजनिक, जो सामने बैठा है वो नहीं जानता आपकी दोस्ती, वो अपने डिप्टी सीएम के बारे में सुन रहा है। सही बात है। अरे इस तरीके से बोल सकता है इनके खिलाफ? सिर्फ मैंने नहीं बात की है, उनसे बीसियों लोगों ने बात की, बीसियों लोगों ने उनसे ये बात कही है। बड़े लोगों की बात है। इन सब के बीचों में एक कनेक्शन है, फिर एक कनेक्शन है, फिर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दरबार से जुड़े लोग हैं। ये कहीं इनका दरबार लगता है, कहीं ये खुद दरबारी है। उस दरबार के इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से जारी होते हैं उस तरीके से काम किया जाता है। बहुत ज्यादा बात खिंच जाएगी, बहुत ज्यादा डिसेक्शन हो जाएगा। आखिर में आपसे एक बात पूछती हूँ, मैं कई बार आपके और बहुत इंटरव्यूज देख रही थी, आप काफी खुल के बोल रहे हो सबके लिए, है ना? ये डर नहीं लगता लखनऊ में ही रहना है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ लिया आपने। एनआरएचएम का कांड हुआ, 6 बच्चे मरे थे। अचानक उसका सिरा तलाशते 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 जब आगे बढ़ा तो 10,000 करोड़ का स्कैम था। अच्छा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वाला। जिसमें 2 सीएमओ डे लाइट मार दिए गए, सेम टाइम वॉकिंग करने जा रहे थे, लखनऊ में मारे गए। एक सीएमओ जेल में काट दिया गया, 12 जगह से आर्टरी काटी थी। उसने अपनी बेल्ट ली, पीछे खिड़की में फंसाई और कमोड में बैठ के उसने आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने भी कह दिया कि हाँ आत्महत्या है। 12 जगह से आर्टरी काटी थी उसने अपनी, एक जगह से काट के मर जाता है। अब उसकी वाइफ ने फिर कह दिया कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या ही है। चल रहा है क्या? 6 लोग अलग अलग संदिग्ध मौतें हुई। 150 से ज्यादा मंत्री, ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स सब जेल में है, कारोबारी, व्यापारी, ठेकेदार सब। उस कांड को रोज नए सिरे से खोलते थे। चूंकि खोल रहे थे, लिहाजा हमको सेंट्रल एजेंसी से मुझे एक इनपुट मिला कि नेपाल में परवेज टांडा नाम का एक शख्स है जो आईएसआई का एजेंट है और फेक करेंसी का काम करता है। वो
ये जो अभी थोड़ा सा समझ गई, धुरंधर में धुरंधर दिखाया। वाला। फेक करेंसी का काम नेपाल से करता था परवेश टांडा, उसको सुपारी दी गई आपके लिए? मारने के लिए। और यहां तक क्लियर था कि ट्रक से कुचल के मारना था, ट्रक से कुचल के मारना था। तो आशुतोष जी अपने बॉस थे, उनको ये बात पता लगी। बात पता लगने के बाद उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए दिल्ली आ जाओ। तो मैंने कहा सर दिल्ली नहीं आएंगे, यही रहेंगे। बोले कंसर्न था उनको। और वो एकमात्र आदमी ऐसा मैंने देखा जो अपने रिपोर्टर के कहे पे सच मान लेता था, कोई उसको वो तफ्तीश नहीं करनी होती। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं आ जाओ, थोड़ा सुरक्षा रहेगी। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं जी लेंगे। ये हो गई वो धमकी। और 8 दिन बाद परवेज टांडा एक एजेंसी ऑपरेशन में खुद मार दिया गया। अब इसकी कहानी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये कहानी नहीं बताऊंगा कि परवेज टांडा उस सुपारी को लेने के 8 दिन बाद खुद ही मार दिया गया। ठीक है, आज की तारीख में एक गाना बजता है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 22 साल का लड़का नाचते नाचते गिरता मर जाता है। एक 70 साल का आदमी बैडमिंटन खेलता है, वो मर जाता है। एक 30 साल की महिला ऐसे बैठी होती, गिर के मर जाती है। जब फर्क ही नहीं है कौन कैसे मर रहा है, पट्ट पट्ट लोग गिर रहे हैं, परवेश टांडा नहीं मार पाए और लोग ऐसे मर रहे हैं, क्या डरना है उस चीज से? अच्छा मुझे बताइए, इसी वक्त भूकंप आ जाए, हाँ, हम तो 18वें फ्लोर पर बैठे, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, हम यहाँ बैठ के इसको लटकता देखते हैं। मुझे वो व्यक्ति बता दे, कोई नहीं, कुछ वो व्यक्ति बता दे जिसको ये तय हो। क्यों, तो कैसे? तो बोलते हैं, सच बोलते हैं, जो हुआ है वो बोलते हैं। सिर्फ इतना सा मानना है कि सच बोलेंगे तो फंबल कभी नहीं होगा। बस इस लिहाज से सच बोल रहे हैं। किसी को अगर मेरे सारे लेंथ उठा ले किसी भी पॉडकास्ट की, तो वो देखेगा कि उस पूरी लेंथ में मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैंने बात गलत नहीं की है। मेरे लिए अमित शाह उतने ही क्लियर आदमी है, मेरे लिए उतने ही क्लियर आदमी योगी आदित्यनाथ। अरे योगी जी से मिले आप? हाँ खूब मिले, हाँ खूब मिले। कैसा उनसे रिश्ता आपका? हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। त्रिपाठी जी बोलते हैं, त्रिपाठी जी बोलते हैं। और जैसे विधायक तो अपने दोस्त हैं आपके? हाँ वो तो दोस्त शलभ तो दोस्त है। शलभ तो अरे जय वीरू, पुराने सहयोगी, जय वीरू की जोड़ी है। जैसे मुलायम सिंह जी कहते थे मनोज रंजन, अच्छा, हाँ, ब्रिजलाल मुझे कहते थे मनोरंजन त्रिपाठी। तो जो भी कहते थे हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो कुछ कह रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, खुल के बोलना है। आप मुझे बताइए, आप तो IBN7 में थी, IBN7 कब छुपा के बोलता था? कभी बोला? कभी नहीं बोला ना। इसका एक्चुअली हम लोग को क्रेडिट आशुतोष, संजीव पालीवाल, राजदीप सरदेसाई, इनको देना होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों ने हम लोगों के अंदर भीतर एक आंदोलन भरा, मुट्ठी तो बंधवाई, उठवाई भी और नारेबाजी भी कराई। IBN7 आप देखें तो हम लोग सिंपली एजिटेटर थे कि क्रांतिकारी। आजम खान के खिलाफ एक खबर चलाई थी, मुझे याद है, रामपुर में ब्लैकआउट हो गया था। रामपुर का नया नवाब, हाँ। नहीं, और रामपुर हमें बताया गया, फिर रामपुर में पूरा ब्लैकआउट उड़वा दिया गया था। अरे वो क्या एक बार गुजरात में उड़ाए जा चुके हैं हम लोग, चाहे जब तो ब्लैकआउट हो जाए। क्या नाम था उस रिपोर्टर का? वो शिशिर नहीं, आधा हिंदू आधा मुस्लिम नाम था, अनवर चौहान। अनवर चौहान को तो अभी कुछ साल पहले 2G पे पहुंच गई थी। अरे मुझे याद है, मैं जब एक बार अमर सिंह के घर पे अमिताभ बच्चन जी थे, तो बच्चन साहब का इंटरव्यू करने जाना था, तो मेरे हाथ में माइक था, सुहासिनी थी मेरे साथ, दूसरे चैनल के लोग थे। अमर सिंह ने मेरा माइक देखा, आ गया गाली चैनल। अब मैं इधर उधर देख रही हूँ, बोले मैं पार्टी करूँ तो ये चैनल मुझे गाली देता है, मैं गरीब लड़कियों की शादी कराऊं तो ये चैनल मुझे गाली देता है। तो मैंने फिर अपना रूप जो IBN से, मैंने कहा सर वो लड़कियां माइनर थी, याद है अपन क्या खबर चली थी कि जो गरीब लड़कियों की शादी करा रहे हैं ये नाबालिग है। वो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, आशुतोष को गाली, राजदीप को गाली। तो मैंने कहा सर एक मिनट, अमर सिंह जी आपके पास आशुतोष और राजदीप का नंबर होगा? अगर नहीं है तो मैं देती हूँ, आप में हिम्मत है तो उनको कॉल करके गाली दीजिए, मेरे सामने नहीं। अब सुहासिनी मुझे ऐसे हाथ मार रही, क्यों ऐसे अपन ऐसे थे। हमारा मुझसे भी झगड़ा हुआ। मैं मुलायम सिंह के साथ, मैं संजय दत्त, मुलायम सिंह, अमर सिंह, ये लोग एक चार्टेड पे एक यात्रा पे जा रहे थे कि कवर करना, तो वहाँ जा रहे थे। अब कोई खबर चल गई होगी, उस खबर पर अमर सिंह ने फोन पे रखा और फोन रखते ही जो बेहद
गालीबाजों की लोकप्रिय गाली है, उन्होंने सीधे मीडिया को वो गाली दी। तो हमने कहा गाली क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि फिर गाली देते हो, कहा कि ऐसे ही तो होते हैं। तो मुझे भी गाली देनी पड़ी और मैंने कहा नेता भी ऐसे ही होते हैं। वहां झंझट हो गई। फिर मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को अलग किया इस पूरे, मतलब वो हमारे ही चैनल को गाली दे रहे हैं। एक बात बताऊं बात आपको, हमारे चैनल को तो वहाँ काफी गाली देते थे नेता आज की तारीख में रेवेन्यू सबसे बड़ा बन गया है मसला। ठीक है, होगा, चैनल चलाना है, रेवेन्यू होता होगा मसला। मुझे एक खबर बहुत अच्छी तरीके से याद है जो बताती है कि क्या एडिटर का फैसला होता है और क्या चैनल की रीड होती है। हुड्डा की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस में चुनाव आ चुके थे और नंबर 1 हरियाणा करके 1 मिनट का स्पॉट आया था, पूरा ऐड आया था जिसके बहुत सारे स्पॉट पूरे दिन चलने थे और वो करीबन 50 सेकंड का स्पॉट था। उसमें भांगड़ा होता है, नंबर 1 है हरियाणा। उसी दौरान हरियाणा की खाप पंचायत में एक प्रेमी प्रेमिका को फांसी पर लटका दिया गया। तब शायद ब्लर करने का जमाना नहीं था, तब ब्लर नहीं किया जाता था। भाई साहब, IBN 7 की ही वो दम थी, दिखा दिया था। थे आप एंकरिंग पे संजीव पालीवाल के साथ, संजीव सर के साथ थी आप। आधे स्क्रीन पर लटकी हुई लाशें और आधे स्क्रीन पर नंबर 1 हरियाणा का एड एक साथ चलाया गया और उसका जो हेडलाइन था वो था ऐसे है नंबर 1 हरियाणा। आप समझ लीजिए, ना मालिक को रेवेन्यू की फिक्र है ना वो एडिटर। खैर दौर, तो उस दौर से निकले हैं, उस दौर से निकले हैं। इसलिए आज भी नहीं डरते वो अब नहीं डरना है, क्या डरना है, क्या कोई दे देगा, क्या कोई कर लेगा, क्या बात है। ये है। गुजर जाते हैं, कई बार लगता है कि यार शायद इस तरफ चले जाएं तो कोई फायदा हो जाएगा, शायद उस तरफ चले जाएं तो कोई फायदा हो जाएगा। फिर सोचते हैं ना सवेरे उठ के किसी की तारीफ ही करनी है, ना सवेरे उठ के किसी को सिर्फ गाली ही देना है। हम तो करेंसी का वो नोट है, हम करेंसी के उस, मतलब इस समाज का जो करेंसी है, नोट है, उसकी सिल्वर लाइन हम है जो बताती है कि इस समय एक्चुअली नकली है कि असली है सारा समय। हम वो बताने के लिए बैठे हैं। वाह। कूड़ा रोज उठ रहा है खबर नहीं है, कूड़ा 7 दिन नहीं उठा बजा रहा है तो खबर है। हम वो सिल्वर लाइन बनने आए थे, पता नहीं कहां एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में चले गए। अब तो सेंट्रल लेफ्ट और सेंट्रल राइट भी चलने लगा, इस कदर चीजें पास आ गई हैं। तो हम लोग पत्रकार बनने आए थे, वो सिल्वर लाइन बनने आए। मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे ही सिल्वर लाइन बने रहे, जिसको देना हो दे, जिसको ना देना हो ना दे। कोई किसी से मतलब नहीं है, अपने को खरा बोलना है, सच बोलना और गलत नहीं बोलना। अगर योगी आदित्यनाथ ने कोई चीज गड़बड़ की है तो बोलूंगा, अगर योगी आदित्यनाथ कोई अच्छी चीज की है तो बोलूंगा। अगर अमित शाह ने अच्छा किया है तो बिल्कुल बोलूंगा कि यहां सरकार ने 370 हटाकर दिखाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर UGC का फैसला लिया तो उतने ज्यादा तरीके से बोलूंगा जितना राहुल गांधी नहीं बोलते होंगे। क्या बात है, इस तरीके से बोलेंगे। बहुत मजा आया मनोज, बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले अभी 2-4 घंटे और चल सकता था ये। आपके लिए एक तोहफा है, ये आपको लिखनी है, ठीक है? डायरी जिंदगी की अच्छा